थोड़ा इसमें क्या है ना, शेकिंग नहीं आता। दैट इज आपको यहाँ से जस्ट ओके। और इसमें जूम भी है, आपको जूम करना है तो यू कैन टेक द जूम। ओके, तो यहाँ फ़ोटो भी है, ये जस्ट फ़ोटो ये टच करता है फ़ोटो ले लेगा। नहीं पानी ठीक है, थैंक यू, हो गया ठीक है। अब मैं मंच पर स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा वेरी एक्टिव, वेरी डायनेमिक डॉक्टर S.K. कुलौली साहब। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री भंवर सिंह जी पुरोहित। राम राम सर। जो माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत करेंगे। प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत अपना योगदान दिया। स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारे एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज जयपुर से पधारे श्री बुराराम जी चौधरी, जो अपने पिपले ढाणी से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सोहन जी दामनिया। अब मैं ऐसे पर्सन वो लेके गया, वो टेस्ट किया, कुछ ज्यादा मिल गया, सपोज कितना 100, वो माल रिजेक्ट हो जाता है। सब आप देखिए कितना मेहनत किया, लेकिन थोड़ा गलती का कारण से वो रिजेक्ट हो गया। सपोज वो पहले से आप थोड़ा कुछ ध्यान देते होंगे, दिया होता, सपोज इसको कितना मात्रा में देना है, कौन सा दवा देना है, किस टाइम पे देना है, वो थोड़ा ज्ञान होने से हम लोग बहुत कुछ हम लोग ठीक कर सकता है। क्योंकि एक बार वो सपोज कितना सन दे दिया, माल निकाल गया, हार्वेस्टिंग किया, उसके बाद वो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो खेती शुरू करेंगे, उससे पहले उससे हम लोग सोचना पड़ेगा हम लोग क्या क्या करेंगे। अभी हम लोग सपोज अभी क्रॉपिंग सीजन आ रहा है, अभी जीरा और सब का, तो उसका पहले हम लोग क्या क्या करेंगे वो अभी से हम लोग ठीक करना पड़ेगा, ताकि बाद में भी हम लोग और भी चर्चा करेंगे क्या हम लोग का स्कीम वगैरह है, उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ऐसा बहुत सारे 25 वोट का स्कीम वगैरह है, और आप लोग भी खुद से भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट देगा इसलिए हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं। आप लोग भी कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके आपका इनकम भी बढ़ा सकता है। तो बहुत सारे स्कोप है स्पाइस में। अभी राजस्थान से बहुत सारे ऐसा पास बाहर जा रहा है, कोयला से अभी बहुत ज़्यादा जा रहा है अभी, क्योंकि अभी तो ऐसा आदमी लोग का भी अवेयरनेस बहुत बढ़ गया। कुछ ऑर्गेनिक फार्मर है, IPM फार्मर, अभी ऐसे आपको पता है, तो ऑर्गेनिक IPM ऐसा करने से तो आपको बहुत सारे सुविधा मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। ताकि ज्यादातर किसान उस FPO को जुड़े और अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जैसे जयतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अभी उनकी जो बैलेंस शीट है वो पहले कभी इतना नहीं था, लेकिन उनको हमने दिल्ली लेके गए, वहां मुझे लगता है 40 से 50 मीटिंग करवाया, और सिर्फ वहां की जो अभी कंपनी जो जुड़ी है, एशियन स्पाइसेस है, जनता ग्लोबल है, वैसे ITC है, ऐसे बहुत सारे जो कंपनियां हैं डायरेक्टली वहां से परचेज करके 10-15% ज्यादा उनको मुआवजा मिल रहा है। और ये कोई मतलब पेपर में नहीं है, सही में काम हुआ है। और किसानों ने, वहां की जो किसान है अभी वो जागृत हो गए, एकीकृत कृषि करने, एकीकृत जो कीट प्रबंधक है उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत डिमांड है। अभी क्या है कि ऑर्गेनिक जैसी चीज कोई
कोई नहीं रहा, लेकिन हम आईपीएम का मतलब है एकीकृत कीट प्रबंधक, तो उसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर हृदय जी आ रहे हैं ऑन दी वे, वो आपको ज्यादा बताएंगे कि ये क्या होता है। देखिए, एक सौंफ होती है, आप उसको टेस्टिंग होती है मतलब लेबोरेटरी में, और टेस्टिंग होने के बाद उसमें जो पेस्टिसाइड्स, जो रासायनिक का जो खाद की जो मात्रा है, वो मात्रा हर देश के लिए एक नियम, उस नियम के अंदर आ गया तो आपका माल पास हो गया, और आपको सपोज सौंफ का जो अभी बाजार भाव है, मैं मान के चलता हूँ 100 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको 115 रुपए देके जाएंगे आपके यहाँ मेरे पे आके। तो ये चीजें हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, और हमने फलोदी में 2 गांव चुने थे, टेकरा और जैसरी, जो बेंगती कल्ला के आगे आता है अपना सियाड़ा, उस एरिया में बहुत जीरा होता है वहां, उस एरिया में काका, और यहाँ बिलाड़ा में हमने चुना था, लेकिन हमने जयतारा में जो लोटोटी बेर कल्ला, ये 2 गांव चुन के हमने वहां 100 किसान को सशक्त किया अभी, और अभी वो किसान अभी इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में भी एम्पैनल हो गए अभी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतनी सक्सेस हो गई कि इंडो जर्मन प्रोजेक्ट वाले उस एपीओ के पास आके उनको एम्पैनल करवाया। अभी रिसेंटली हुआ है, पिछले महीने की ये खबर है, किसका? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। और इसके अलावा कृषिफाई करके, आपको शायद पता होगा, कृषिफाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस एपीओ को एम्पैनल कर दिया ताकि उनको डिजिटाइजेशन करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ज्यादातर किसानों को जोड़ के, किसानों को कैसे उसको सशक्त करके, जो पेस्टिसाइड फ्री, यानी रासायनिक और पेस्टिसाइड फ्री नहीं, क्योंकि एमआरएल से नीचे उसको कैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में लेके जाए और एपीओ को कितना सशक्त हो जाए। और आपने जो यहाँ लिखा है, इसमें मैंने देख पढ़ा कि किसानों के लिए संस्था द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, तो कोई यूनिट लगाया अभी चल रहा, सैंक्शन होगी फाइल बैंक से। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, तो ये भी स्पाइसेस बोर्ड यूनिट लगाने के लिए स्कीम है हमारे पास, एपीओ को देने के लिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट देने के लिए 15 लाख तक हम सब्सिडी देते हैं उसमें। और दूसरी बात है जो तिरपाल वगैरह, इस बार हम किसानों को इस एपीओ के माध्यम से तिरपाल देने की भी हम योजना रखेंगे। मैं सीईओ को ये करूंगा, दरखास्त करूंगा, सीईओ साहब आप हमें दिसंबर जनवरी में हमें संपर्क करें, ताकि इस किसानों को, जो अभी बारिश ने तो इस बार कहर ही कर दिया, मतलब डबल टिबल, नहीं, मैं अभी नहीं, वहाँ शोकेस कर सकते हैं, ताकि वहाँ बायर्स बाहर देशों से आती है, तो शायद आपको वहाँ अच्छा मतलब खासा ये मिल सकता है। तो इसीलिए स्पाइस बोर्ड के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दीजिए डीजीएफटी पोर्टल में जाके, मैं आपको डीजीएफटी पोर्टल में जाके सभी डॉक्यूमेंट, सिंपल प्रोसीजर है, हाँ? तो एक बार लाइसेंस मिल गया तो आप स्पाइस बोर्ड से जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जो भी जितने भी ट्रेड फेयर है, तब उसमें क्या है, रैंडमली किसान भी चूज होते हैं, क्योंकि किसान कभी वो ट्रेड फेयर देखा नहीं, आपने कभी दिल्ली जाके देखा है, भारत मंडपम सुना है लेकिन देखा नहीं, तो वहाँ इतने सारे मतलब लोग आते हैं, सिर्फ ये जीरा सौंफ को राजस्थान के रहते हैं, लेकिन उसको पैकिंग करके बढ़िया है ना, वो ब्रांड बना देते हैं ऐसे, मतलब बढ़िया वो पैकिंग करके। आपने सुना होगा वो बानास एग्री प्रोड्यूसर ने उनका तो खुद का ब्रांड बना दिया, तो खुद का आउटलेट कर दिया है चोराड़ ब्रांड करके। आप ऐसे ये बिलाड़ा ब्रांड करके जीरा बेच सकते हैं, एफयू का नाम, और उसमें नीचे लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने देखा अभी ये एक्सेस करके डेवलपमेंट ये सर्विसेज है, ये कहाँ की है एक्सेस,
सलीम, ये एक्सेस कहाँ की? ये जयपुर में। जयपुर में। हेड ऑफिस दिल्ली है। दिल्ली है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी संस्था है जो आपको फंडिंग करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन काम होना चाहिए और दिखना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। अभी जयतारण पर, और दूसरी बात, हावी मत होइए, मैं जो है सच बता देता हूँ, लालसा मत रखिए। जो प्रोग्रेस है धीरे 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 होती है ना। बच्चा भी पहली में डायरेक्टली वो 10वीं में नहीं जाता, पहली में जाता LKG, अभी तो LKG, UKG, HKG, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर वो सक्सेस होता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो मैं सच डेफिनेटली बता देता हूँ, ये एक और एक मॉडल हो जाएगा ब्लड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी आगे आने वाले 3 सालों में। थोड़ा पैशन के साथ, मतलब पैशन होता है जिसके पास, वो सब कुछ होता है। कभी कभी क्या है, मार्केट डाउन भी होता है ना, हमें नुकसान भी होता है कभी कभी, कभी नुकसान, कभी पिछले साल कितना आपने पैसा बनाया जीरे में, अरे ना, तो ऐसा कभी तो आता है नहीं, पिछले साल तो सबने मतलब करोड़पति है। वो हमारे वहाँ गुड़ामलनी और बाड़मेर के किसान ऐसे है कि अभी करोड़पति है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, मैंने वो उन्होंने फॉर्च्यूनर ही मंगवा दिया घर से, मतलब ऐसे वैसे किसान है। 100,000 बीघा है, 700 बीघा, 700 बीघा। तो ऐसे ऐसा सैलाब आ सकता है आपके इसमें, लेकिन सिर्फ दृढ़ संकल्प, पेशेंस और इसके साथ काम करिए। और मैं आपको स्पाइस बोर्ड की तरफ से मैं आपको सच में, मतलब इस बार हम 2 ही FPO इस बार सिलेक्ट करने वाले हैं। इस बार ये आपका FPO हमने सिलेक्ट करे और एक FPO हम सिलेक्ट, बस 2 ही काम करेंगे। हर साल 2 को ही आगे लेके जाएंगे, ज्यादा लोगों को लेके कुछ काम को ज्यादा करते हैं तो उनका सैंपल है जो हर बार पास होता है। शेरगढ़। हाँ, शेरगढ़। अच्छा, कौन सा FPO आपका? तेना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तेना। हाँ। तो उसका हर साल है जो जिस समय मतलब आज से 2 साल पहले उसका टर्नओवर करीब 80 लाख का जीरा उसने बाहर है, जो एक सेफ हार्वेस्ट का है उस कंपनी, हाँ, ओके, उसको बेचा था। ओके, महाराष्ट्र की है वो। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि खेती करने का अनुभव आपको ज्यादा है, ठीक है ना। हमको अनुभव नहीं है, यहाँ बैठे किसी को अनुभव नहीं है कि खेती कितना बीज डालना है, कौन सा बीज डालना है, कब डालना है, कब सिंचाई करनी है, कब कुछ नहीं, हमको पता नहीं। लेकिन अब आपकी एक कमजोरी मैं बता दूं कि आप है जो देखा बोली ज्यादा करो। हमारा पड़ोसी दवाई छोटी है तो रोग नहीं भेजता ही स्प्रे करना है, हाँ, ठीक है। तो उनने तो रोग है तो थार तो खेत में रोग नहीं है तो थे क्यों लार लार नुकसान करियो आप लोग, हाँ। और जको दवाई फन में है कि भाई 1 लीटर में 2 ml या 1 ml या 5 ml डालनी है, और थे है जगह मतलब 20 ml 50 ml तक डाल दो कि हाल कलर चेंज नहीं हो। अरे कलर चेंज से क्या मतलब है? तो अपन को एक तो जो दवाई के जो लिमिट दे रखी है उससे ज्यादा दवाई नहीं छांटनी। दूसरा, रोग होता है तो ही दवा छांटनी है कि पड़ोसी देखा देख नहीं करना, ठीक है नहीं। उन पड़ोसी रे लार जाओ तो उन्हें तो नुकसान हुई, तो भाई उन्हें तो रोग खत्म हुई, थोड़ा है जो को नुकसान हो जाए, ठीक है नहीं। तो उन चीजों ने, क्योंकि अब ये मिलती रहेगी, जैसे ये प्रधानमंत्री फसल बीमा है, ये है आपके व्हीकल, इसमें एक CSC की योजना है, जैसे आपका ई मित्र होता है ना, उसी तरह से FPO को भी एक ई मित्र की सारी स्कीमें FPO लेवल पे होने वाली है। दूसरा, एक इसमें स्कीम आती है कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है ना। कस्टम हायरिंग सेंटर में आप है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, चाहे आप ट्रैक्टर है, कल्टी है, थ्रेशर है, 40 लाख तक का आप FPO के माध्यम से ले सकते हैं, और उसमें 80% सब्सिडी है। कितनी? सिर्फ 20% ही FPO को देना पड़ता है, लेकिन सब्सिडी उसमें 80% है। तो उस स्कीम का भी अपन फायदा ले सकते हैं। सर, मेरा एक निवेदन है। हाँ जी सर। जैसे किसान के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, हाँ, तो आप ट्रैक्टर नहीं, हम इंडिविजुअल के लिए नहीं, FPO के लिए है सर। अच्छा, पूरी हाँ, संस्था के लिए। हाँ, हाँ। तो 1 साल से यहाँ पे किराना में काम कर रही है। नहीं पता। मौर्यवास स्कूल के सामने अपना ऑफिस है, पता है किसी को? नहीं पता। नहीं पता। यही तो कारण है FPO का पीछे रहने का। मैं आपको बता दूं, ये FPO मोदी सरकार ने पूरे भारतवर्ष में 10,000 FPO बढ़ाने का योजना बनाई है, जो अभी हर एक तहसील पे FPO लगभग बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन किसान अभी जागरूक नहीं हो रहे। मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट खुद अपना एम्प्लॉय रखती है 3 साल के लिए, जिसका मैनेजमेंट कोर्स देती है, जैसे CO रखता है,
1000 रुपये किसान ने जमा करवा दिए, ठीक है, तो वो उसके एफपीओ का शेयर होल्डर हो गया, ठीक है। अब जैसे 300 किसान रहेंगे तो वो जमा करेंगे 3 लाख रुपए, ठीक है। और जितने एफपीओ में जो किसान पैसे जमा कराएंगे उतने पैसा गवर्नमेंट देगी अपने एफपीओ को, तो 3 लाख तो आपके हो गए और 3 लाख देगी गवर्नमेंट, तो हो गए 6 लाख रुपए डायरेक्ट। और आपने जो 1000 रुपये जमा कराए ना, अब आपके 2000 हो गए सीधे। अब वो 2000 निकालना नहीं है आपको, ऐसे नहीं भाई हमारे 2000 हो गए हमें दे दो वापस। अब उस एफपीओ को बिजनेस करना है। अब बिजनेस कैसे करेंगे? जैसे हम खाद बीज लेके आएंगे, ठीक है, आईपीएम की दवाइयाँ लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ से माल खरीदेंगे, आपसे खरीदेंगे और भी किसानों से खरीदेंगे, और वो माल सीधा हम जैसे हमारे डोमेस्टिक मार्केट है या और भी कंपनी, गुजरात में कंपनी है आईटीसी कंपनी, बाड़मेर है, जनता ग्लोबल है अपने बाड़मेर के अंदर, और जिका का है बाड़मेर के अंदर काम करती है, एशियन स्पाइसेस है जो गुजरात के अंदर काम करती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एफपीओ से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, लेकिन उसमें किसान जागरूक नहीं है। अगर आप हर साल इस एफपीओ से अगर दवाई भी खरीदे ना, ठीक है ना, जैसे हमने इस एफपीओ से 100 रुपये में दवाई खरीद ली है और अब हम आपको 120 में बेचेंगे, तो इस एफपीओ को 20 रुपये लाभ हुआ, लेकिन ये लाभ एफपीओ के लिए नहीं है, ये सब जो शेयर होल्डर है ना किसान, उसके अकाउंट में वापस आएगी पेमेंट, लेकिन इसका भी किसानों को जानकारी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे इस एफपीओ के साथ जुड़े, और जो माल जाता है आप मंडी के अंदर ऐसे दूर के भाव बेच के आते हो, इससे अच्छा है आप जो यहाँ जानकारी देते हैं, हमारे वैज्ञानिक साहब है, डॉक्टर साहब कुलोरी साहब है हमारे, और जुगुलदास है, इन्होंने जो जो जानकारी दी है और उसके अनुसार ही आपने अपने खेतों के अंदर जैसे दवाई डाली है, बीज उपचार किया है, जैसे पिछली बार हमने इधर एसटीडी प्रोजेक्ट के अंदर तिरपाल भी दिए थे, ट्राइकोडर्मा भी दी थी, येलो स्टिक ट्रैप भी दिया था, बहुत सारे दिया था, और जिन जिन किसानों ने ये चीजें फॉलो की है, मॉइस्चर मीटर और मॉइस्चर मीटर जो आप सौंफ और ये जीरा की नमी मापते हैं ना, उसके लिए हमने एफपीओ को हर गांव में एक मॉइस्चर मीटर भी दिया है, ठीक है। इतनी सारी हमने स्कीमें दी है, और जिन जिन किसानों ने इनका लाभ उठाया है उनका माल कम से कम 120 रुपये किलो सौंफ बिकी है, और जिन्होंने इनका पालन नहीं किया है वो मंडी में बेच का है 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। और अभी मैं बेड़कला परसों गया था तो अभी किसान बोल रहे हमारे पास माल पड़ा है। मैंने कहा भाई क्यों? कि यार हमारा माल पास नहीं हुआ। मैंने बोला वही तो हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, बीजी मसाला पर गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण क्यों रहता है? क्योंकि किसान ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाए। अगर किसान जागरूक होगा तो जो आप अभी जो मंडी के पीछे भाग रहे हो ना, जो एक्सपोर्ट है ना वो आपके पीछे भागेंगे। क्यों? उनको सिर्फ गुणवत्ता वाले माल चाहिए, उनको दवाई नहीं चाहिए। और जो सर ने बताया था अभी जो माल एक्सपोर्ट होता है बाहर, उन्होंने सबने एक एक क्राइटेरिया बना रखा है, उसने सीमा बना रखी है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोल दिया भाई जो आप दवाई डालोगे इतना इतना mm या इतना इतना उसको आना चाहिए, और इससे ज्यादा आगे तो हम इसको नहीं लेंगे। तो जो बिना दवाई की होती है वो माल तो एक्सपोर्ट हो जाता है, और जो दवाई की होती है वो आपको खाना पड़ता है। जो इंडिया के लोग हैं ना वही खाते हैं वापस। जेर आपको ही खाना है, बाहर जेर नहीं जाएगा, जेर आपको ही खाना है। बाहर तो सिर्फ अच्छा अच्छा माल है, वो पैसे दे देंगे, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत है उनके पास, ठीक है। उनको अपना स्वास्थ्य रखने के लिए मतलब अच्छा माल चाहिए तो माल वो चला जाएगा, बस यही है। अभी हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब आएंगे जो उनके है ना आपकी जो खेती कैसे करते हैं उनके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे। तो मैं अपना बस आप तो ऐसा करो कल मेरे से आके मिल लो बिलाट एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी में। आपको ना 1000 रुपये लेके आना है, ठीक है, और हमारे एफपीओ में आना है और वो रसीद लेनी है। आपका नाम हम जोड़ देंगे ऑनलाइन जी। एक मिनट बिल्कुल। इसमें जो अपने किसान है बिलाड़ा के आसपास के गांव वाला कोई भी किसान है जो इसका अपना हिस्सा राशि जमा करवाकर इसका मेंबर बन सकता है। और अभी जो हमारे पास में मेंबर है वो करीब 660 है, 660 और उसमें से 500 किसानों की शेयर इक्विटी हमको मिल चुकी है, यानी कि 500 किसानों का 5 लाख रुपए हमारा जमा था यहाँ
उसका हमने गवर्नमेंट को विवरण भेजा, किसानों की लिस्ट और बैंक का स्टेटमेंट कि ये बैंक में पैसा जमा हो गया है। तो भारत सरकार ने 5 लाख हमारे एफपीओ को अनुदान के रूप में दिए, वापस नहीं लेगी वो 5 लाख रुपए। तो अनुदान यानी कि 5 लाख आपका शेयर और 10 और 5 लाख सरकार की इक्विटी, कुल मिला के हो गया 10 लाख। अब इस 10 लाख का उपयोग क्या होगा कि आपके लिए जो आपको खेती के लिए जरूरत है, खाद, बीज, दवाई, वो आपको जो 500 किसान है उनकी आपूर्ति करना और उनको सस्ता अच्छा बीज और दवाइयाँ उपलब्ध करो, ये रहेगा। और उसमें जो भी लाभ होगा वो भी आपका, क्योंकि इसमें एफपीओ का कोई खर्चा नहीं है, तनख्वाह सरकार दे रही है, उसका किराया सरकार दे रही है, रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं ठीक है? सबका आप सारी चीज सरकार दे रही है, लेकिन इसका पीरियड है 3 साल। 3 साल बाद में सरकार नहीं कहेगी तुमको 3 साल तक हमने दिया है, खाया सारा इतना सपोर्ट किया, अब तो आप खड़े हो जाना चाहिए। 3 साल में तो ठाकरी पे हलन डूब जा पर हाथ अपनो एफपीओ है जो गवर्नमेंट है इन्हें और आगे चलाने वास्ते मई कोशिश करी कि एक कोई और संस्था जो को पकड़ने है, फॉरेन संस्था है बीच में हो रहा है वो संस्था इसको 3 साल के लिए और सपोर्ट करने वाला हो गया सबका, ठीक है ना। तो अपन को 3 साल का और एक सपोर्ट मिल गया है, तो अपन को ज्यादा से ज्यादा इसका मेंबर बनाओ। और जो नया सपोर्ट मिल रहा है जिस संस्था का, जो विदेशी संस्था है, उनका कहना है कि भाई खेती के अंदर सबसे ज्यादा काम कौन करती है, महिलाएं करती है। ट्रैक्टर चलान, बीज बाण, लागत आने करना पड़े, तो उसमें एक शर्त रहती है कि महिला सदस्य उसमें ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। महिलाओं की भागीदारी उसमें ज्यादा होनी चाहिए। तो आप अब नए सेट जो भी बनेंगे वो महिलाओं को हम महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, हाँ ठीक है ना। तो महिलाओं के ऊपर हमको ज्यादा सपोर्ट करना है और महिलाओं का हिस्सेदारी ज्यादा रखनी है। तो अगर कोई किसान चाहता है कि मैं एफपीओ का मेंबर बनूं, तो आप है जो हमारे एफपीओ में आइए, आपके कुन्नाराम जी है इसके चेयरमैन, आपके लोकली है, ठीक है। और ये सलीम है हमारा सीईओ, आपको सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक वही मिलता है, उनसे संपर्क करके और इसको पूरा डिटेल से एक बार समझिए, ठीक है ना। और समझने के बाद मेंबर बनिए, ठीक है ना। मेंबर बनना आसान है, लेकिन उसको समझना है कि इसको मैं मेंबर बन रहा हूँ तो इसको मेरे को क्या फायदा होगा, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो ना, तो पैसा दे रहे हो तो आपको फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा आप है जो इसको समझिए और उसके बाद आपको इस एफपीओ को समझ आए तो मेंबर बनिए, ठीक है ना। धन्यवाद। अभी नेक्स्ट आगे मैं आई थिंक चेयरमैन साहब आप जय माता बोले आई मात जय। आज मेरे माते अपन मीट माने किसान भारत माते पधारेड़ा सुगुदार जी डिप्टी डायरेक्टर अपन अंशज बोर्ड जोधपुर भाई सीओ और साहिब जी, कुन्नाराम जी, बुराराम जी, मारे मंत्री साहब, मारा साहब बिराजोड़ा, मारे किसान संघ अध्यक्ष भाई लक्ष्मण जी, अपने पूर्व चेयरमैन एलएसएस अपन पलव साहब, मारे पूर्व चेयरमैन एलएसएस और मारा बोर्ड मारा पार्षद कुआराम जी और इन वार्ड पार्षद बिराजोड़ा है सगुन जी और उपस्थित सभी अपने किसान भाइयों, आईफोन का बहुत प्रॉब्लम अपने बीच में उन्नतशील किसान विराजमान है रोडला जी मार साहब, बहुत मैं आना प्रणाम करूँ कि आप सब किसान और मैं भी किसान हूँ और वास्तव में जो वो काम करा खेती रो, वो खेती रो काम तो लाभदायक है या नहीं है आप सब जाना। और मैं आपको बता दूं लाभदायक बेहतर नहीं साहब तो सारा किसान देवड़ा ही बच जाता, क्योंकि आज जो जमीन है जो बड़ा बड़ा अडानी अंबानी वे ले लेता है जमीन, अपन हाथ जमीन नहीं रहती। अगर खेती का काम लाभदायक बेहतर साहब तो आपको खेती अपन नहीं कर सकते, अपनी जमीन वे ले लेता, क्यों लाभ शोध गुण करे और व्यापार गुण करे, जो लाभ रोक शोध वो क्रिया करे।
ठीक है अपन पूरे अपन काम बढ़ाई लियो तो अपन काम कर रही लेकिन जो अपन काम कर रही वास्तव में इन काम रे वास्ते अपन सोचना पड़ी कि अपन जो काम करा और अपन जो फसल पैदा करा और जो फसल अपन पैदा करो अच्छी गुणवत्ता पूर्ण फसल पैदा करो ला दोनों भाव ज्यादा मिलेला। और मैं आपको बता दूं कि जैसे वो नींब है हल्दी है यानी कि नींब अपन हिंदुस्तान में खूब रहे लेकिन आपने जानकारी दे दो नींब रो पेटेंट अमेरिका की कंपनी करवाई दी अमेरिका की कंपनी बताओ आपने नींब रो उपयोग अट भारत में ज्यादा है लेकिन अपन जानकारी नहीं है नींब रो पेटेंट मतलब पेटेंट मतलब हो ऐसा कि अपन जो चीज पैदा करा उन पेटेंट करवा पड़े आपने नाम उन्हें रजिस्टर्ड कराना पड़े और रजिस्टर्ड जड़ी रहे भी अपनी चीज गुणवत्तापूर्ण है। जैसे एक कोई लेखक है किताब लिखे उन किताब को पेटेंट कराया करे और जितनी किताबें बिके इतनी रॉयल्टी उन्हें मिलती है जिंदगी भर चालू है। अब एक अपन आविष्कार करियो जैसे कोई वैज्ञानिक जो भी चीज आविष्कार करी है जैसे बिजली का बल्ब आविष्कार एडिशन करियो है तो जितना बल्ब बिकेला इतना बल्ब रॉयल्टी उन्हें परिवार में मिल रही बराबर। लता मंगेशकर मुकेश जो गाना गावे ये गाना गावे और जितना गाना कैसे नहीं बिके पूरी रॉयल्टी उन्हें मिल रही है क्यों कि वे आपने चीज को पेटेंट करवाई दियो। तो नींब जड़ी हल्दी जड़ा उपयोग पेटेंट अमेरिका सरकार करवाई दियो और इनका ही रहता अगर आप नींब काटो ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार आप पर दोस्ती और इन्होंने न्यायालय मुकदमा चल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वैसे बैठे है ना वो है नियम तो उद्देश्य हो है कि अपन जैसे अपन परिवार में अच्छो अचार बनावे बढ़िया पापड़ बनावे और महिला सब जाने भी बड़े बड़े अचार बनाया करे अगर आप पर आप अचार आप पापड़ आप नामू मार्को बढ़िया वेला बाजार में बेचोला तो बढ़िया भाव मिलेला। मैं आपने छोटी सी जानकारी दे दूं अपने लोग जो प्रवासी किया है बच्चे पैदे के बाद में महिलाओं जो लड्डू खावे ठीक है सर वो लड्डू रो व्यापार वो बेंगलोर में करियो है और पूरा बेंगलोर में वो लड्डू खूब बिके वो घर में एक घर वाला बना रही है लेकिन उन व्यापार बहुत बढ़िया चल रही है क्यों ना मतलब हो एक भी आप जो चीज पैदा करा उनमें अगर आप स्पेशलिस्ट लुआन ला तो भाव ज्यादा बिकी इन्हीं तरह जैसे आप जो बताया है आप जो अनाज पैदा करा उन्होंने बाजार अपन ढूंढना पड़ी अपन नहीं ढूंढ सका तो एडे जो कंपनी है उन्हें सब जोड़ो पड़ी या तो अपन इतना होशियार वहाँ कि अपन जो प्रोडक्ट है अपन जीरो है सौंफ है राई है मेथी है अच्छी गुणवत्तापूर्वक है तो बिलर बाजार नहीं बिकला आप अमेरिका बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपन सामान पर बेच सका आप बेच सका लेकिन इस तो सामर्थ्य अगर आप संगठन बनाओ तो है या जो कंपनी आई इन कंपनी इनवासी यही है कि भी बीच में बिचौले है अपना कि आप लोग जो पैदावार है वह अच्छी जगह दिला सके तो अपने मारो निवेदन हो अपन किसान भाइयों कि अपन अच्छी चीज पैदा करा गुणवत्तापूर्ण है अगर पैकिंग करने रेत बेची वहनी से आता तो हिंदुस्तान रेत बिक जाए ठीक है सर। आज मैं आपको बताऊं अब दियारी बाटी गरम से बत्ती वह बाजार में बिक रही है पैकिंग वेन है और जो लहसन है सर छोड़ लो लहसन अपन घर बैठे छोड़ना और छोड़ लो लहसन अपन पैकिंग मान बाजार में बिके और ज्यादा भाव बिके और अब खरीदना क्योंकि उसकी तो अच्छी चीज मिल रही है तो क्यों ना मतलब है भी अपन जो अपन किसान अपन लाभ रो सौदो किन तरह रहे खेती नहीं रहे तो शायद पशुपालन करें जा ठीक है बात खेतियों को लखपति करोड़पति नहीं रहा है अब एक्स्ट्रा काम करेला पशुपालन रो है साथ और भी कोई काम है अचार पापड़ है बढ़ाना जो मेथी रो जो काम करे जैसे मान लो आप अटे मेथी गाँव लोग आप मेथी खरीदने वे निकाल बाजार में खेड़ मद्रास तक बेचे है और बड़ा भाव मिले आपने ठीक है नहीं तो अपन भी बड़ा स्तर में जो काम कर सका क्यों ना मतलब है कि अच्छी चीज पैकिंग करना है और आप नाम वो पैकिंग करने भेजो भले जैसे आप कहें नहीं सर तो अच्छी पैकिंग बिल्कुल बिकल है कुल मिलाए ने आज जो कंपनी है तो आपने बीच में आई है और अपने लोगों ने थोड़ा मार्गदर्शन दे रहा है तो अपन भी लोग कुछ प्रयास करा
और एक निवेदन और है भी रासायनिक जो खाद ज़्यादा उपयोग करा आपको ज़्यादा पैदावार करने से करिए और करना भी चीज है, लेकिन आज सरकार भी इन बातें लागोड़ी भी का रासायनिक उपयोग कम करो। लेकिन मारो निवेदन अपन सब किसानों कि आप जो गेहूँ खा रही हो कम इतो गेहूँ तो आप बिना रासायनिक खाद आप खेत में बो सको कि भी मारो परिवार माने तो ये 5 बीघा जमीन माने मोर साल भर गेहूँ मिल जाए तो अपन क्यों जहर खाओ भाई, ठीक है नहीं। अपना गेहूँ बिना रासायनिक जो पैदा विड़ा है वे जोधपुर माने 6-7 हजार क्विंटल बिक्रिया है अटू लोग ले जावे है और अपन भाव 2,500 मिला अपन इन गेहूँ रहा। तो कुल मिलाने अपन किसानों ने अपन जो काम करे वो अपन लाभ रो शोधो की करे लाभ रो काम की करे वे तो काम तो अपन करना ही पड़ी। और अपन बीच में ने जो संस्था आई है तो इनो भी आप लाभ लो और अपन भी संगठित हुए कोई एडो काम जैसे अपन शायद LSS भी है तो LSS अपन अध्यक्ष भी साहब भी पूर्व अध्यक्ष भी जुड़े है ये भी काम करिए तो अभी किसान वास्ते और भी कोई नवाचार जैसे मान लो अपन अच्छो बीज है तो वे बीज का भाव ज्यादा मिले कटे मिले जो बताया मफुआ रानी क्रय विक्रय समिति भी है उन द्वारा भी अपन कर सका काम करना पड़ी, ठीक है सर। आप सब पधारिया और अपन बीच में अपने ना बिगड़ा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी रा जो स्पेस बोर्ड रा जो वो सरकारी उपक्रम है उस तरह सरकार हो तो अपना किसान रा उपयोग हित वास्ते अपने बीच में आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने और आप सब पधारिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह चेयरमैन साहब नगर पालिका विधायक, आपने जो यहाँ जो बोलिए। हाँ भाई राम राम भाई हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है पर मैं थोड़ी बात कहनी चाहूँ। पहली बात तो भाई हमारे स्वागत भाषण तो मैंने हमें कौन नहीं भाई एक बात कहूँ कि मोदी जी की हो गए किसान रही इनकम दो ही नहीं तो मैंने पता हो कंपनी पतरी लागो ऑफिस रो पतरी लागो फोटो के जोड़ी घुमा मुझे करना को बोगी हां देखो आपने पता लागो अभी ना सही है अभी गुणवत्ता जटे गुणवत्ता नहीं वेला तो की नहीं भाई घंटिया मारे मेरा बातें जीरो पैदा वो मारो 30,000 में 25,000 में जीरो बेचो वो जीरो 5,000 रुपया ज्यादा लेन होगी। अब बिलाडारी कणक है रेट थी आज भी 5-6,000 रुपया है। मारो अब तभी ठीक होनी है भाई खरीदना बात ही नहीं आवे नहीं तो जानकार भी कम हो गणे आपण के लाडू गणे भाव पर खाना नहीं है। अब रही भाई के 8,000 में 6,000 आता गुणवत्ता कणक तो बिकी भाई जीरा की पैदावार राजस्थान में एक मारवाड़ रियासत में जीरो पैदा हुआ और गुजरात में सौराष्ट्र एरिया में जीरो पैदा हुआ बाकी कटी पूरा भारत में नहीं है। तो जीरा की क्वालिटी अपन ही बनाओ दूसरा कुड़ी नहीं आ जब तक जैविक रो बीज रो आविष्कार बनो आप और जैविक है भाई वो क्यों खाद गोर के दे दो पर गाँव में होमण गाँव एनु में एक मोटी बड़ी रेट ना होगे तो होमणी गाड़ी आवेगन तो अपन ने जैविक आधार बाती खेती ने जब तक करनी है वह करनी पड़े। अब सोनपुरा बागा में बतायो साहब मैं एक बात कहूँ कि हमारी शॉप ने गई साल राजस्थान में सौंप की बड़ी उन्नत किस्म की मंडी बनी पर अचारा व्यापारी आ किसान वर्ग है कोई अचारा जानकार आ मैंने मैं तो नहीं दियो नहीं अपने उन्नत मंडी में अपनो आगे जाते तो अपने भाई माता में कभी ठीक नहीं है रूप जी है राम जी है पुनराम जी है ऐसा कार्य कर और बिलाराज शौक की मंडी ने आते दिन दूनी रात चौकनी बढ़ाओ और मातो भाई भूल जाओ पर आप लोग
किसान और दिन दूनी और रात चौगनी आप लोग ऑफिस काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे आगे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, माइक दो। आ रहा है। आज इन कार्यक्रम नगर पालिका चेयरमैन रूप सिंह जी फरियाद और आज जो कंपनी गिणों ने चाहे इन्हें सोसाइटी भी कह सको इन्हों सेम डिटो जो अपने चाहे LSS है चाहे मार्केटिंग है इन टाइप भी है क्योंकि हमारे पहले भी वार्ता करी और बुराराम जी जो भी नियम कानून कायदा जो है जो इन्हें ही है और वो उठे मेंबर बनना जी तो इनमें मेंबर बनना और पूरी टीम में धन्यवाद है क्या बिलड़ा में आप आई ने मतलब इन बारे में खेती के बारे में किसानों ने जानकारी दी थी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ कि किसान ने समस्या के बारे में बाकी साहब पूरा हिंदुस्तान में 70% लोग खेती करें और खेती में जुड़ा है हमारे तो बिलडर में सा मतलब इतना किसान प्रोग्रेस है खेती करना वास्ते मेहनती है मेरे एरिया में नहीं है। मैं आपने वो विश्वास दिलाऊंगा जब को भी आदमी अरे 24 ही घंटा है महिला में और आदमी रोज चाहे आप खेती में ध्यान रखे दूसरी चीजों में ज्यादा विशेष कर ध्यान नहीं रखे। हमारे तो डिपार्टमेंट में कोई भी आदमी आवे नहीं सा तो पहले बिलडर चूज करे क्योंकि यहाँ पर कोई झगड़ा झागड़ी करने वाले नहीं है आपके खेती के अंदर ध्यान रखते हैं। तो मेरा आपसे तो निवेदन यही है आपने जो भी बातें बताई अच्छी बताई एज ए सोसाइटी है लेकिन इसमें किसानों की बहुत समस्या होती है। जैसे मान लीजिए गंगानगर के अंदर जो पानी मिलता है किसान को नहरों से आता है उसका खर्चा 1 बीघे के 50 रुपये आते हैं अब 4-5 मान पिला देते हैं और फसल भी दुगुनी होती है। हमारे यहाँ पर जो किसानों के पास जो कुएं हैं कोई नहर वगैरह का पानी नहीं आता है तो यहाँ पर 300-400 फुट में पानी निकालते हैं वो भी खरा और उसका उत्पादन क्योंकि मैं तो काफी समय से किसान संघ में मैंने काम किया और ये भी मुझे लक्ष्मण जी भी उठा रहे हैं मैं भी अभी भी उठा रहे हैं और MLA साहब से वगैरह मिले और काफी विधानसभा में इसके बारे में बात हुई कि भाई के पानी की किसान के पानी के लिए मेन चीज है क्योंकि बिलड़ा यहाँ पर वो मारवा कहते हैं नहीं मारवाड़ी में कहते हैं मावा का बटका यहाँ पर गंगा बहती थी 24 घंटे ठीक है ना साहब हम छोटे थे और मतलब तो अभी वर्तमान में स्थिति किसान के पास में है मेहनती बहुत है लेकिन इनके पास मेन समस्या ये है पानी की। एक तो दूसरी बात कि वहां पर तो जो भी मान अगर यहाँ से 500-600 फुट पानी निकाल के और वो भी खरा पानी उसका उत्पादन भी कम होता है खर्चा भी ज्यादा होता है और ये गंगानगर वाला गेहूं जो मंडी में समर्थन मूल्य करते हैं जो और राजस्थान में और पूरे भारत का समर्थन मूल्य एक ही होता है कोई फसल का तो वो भी मंडी में ले जाके इनका भी भाव वही मिलता है और उनको भी वो मिलता है उनका तो उत्पादन भी ज्यादा जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर 1 बीघे में से 40-50 मन गेहूं हो जाते हैं हमारे यहाँ पर तो अच्छी अगर क्वालिटी के और जैविक खेती भी कर लेते हैं तो भी अगर जैविक खेती के अंदर अभी पेस्टिसाइड लिया हुआ है तो उसमें से 2-4 साल तो बिल्कुल उत्पादन बहुत कम रहेगा और किसान को नुकसान होगा और मंडी में ले जाता तो वही इनका भाव और इनका भाव वही मिलता है तो उनको तो जो ज्यादा उत्पादन होता है उनको तो पैसे मिल जाते हैं और इनको पैसे नहीं मिलते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज किसान ठगा जाता है बीज के अंदर ठीक है साहब मारू बता बोलिया बैठा है पहले अपने जिन टाइम कोई भी बीज राखता जिन्हें पुनबान बैठा है घरों बीज राखता अपने मुड़ा के बीज कह नहीं है। मैं कोऑपरेटिव में चेयरमैन भी हूँ आभार भी संचालक मंडल हूँ नगर पालिका में हूँ पर वहाँ इन चीजों के सा कि बीज वाला इतो ढोको कर दिया है। लास्ट ईयर जब हमारा किसान वाला सा 306 बीज लेने आया मतलब कणक लेना आया सा मोरे साथ इतो ढोको दियो जो कंज्यूमर कोर्ट में लोग गया था और हमारे कैमरे में भी एक मुकदमा दियो जो हमारे सोसाइटी ने कम से कम 1 लाख रुपया नुकसान दियो ठीक है सर कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में दावा करियो। तो मदद किसान वास्ते आप निवेदन है आप एज संस्था है सोसाइटी है तो किसान को ऐसा बीज दीजिए ताकि किसान का कम भाव से मिले और अच्छी क्वालिटी मिले और उसकी गारंटी हो ठीक है नहीं। बीज के मामले में किसान ठगा जाता है तो उत्पन्न भी कम होता है उसके पैसे भी लग जाते हैं। किसान की समस्या ये बहुत होती है
और किसान के लागत मूल्य मतलब खेती से वो बिल्कुल भंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी कारण से। यही कारण है कि एक तो लागत मूल्य बढ़ गया, जैसे हम पानी नीचे से निकालते हैं उसका पंप भी बड़ा लगाना पड़ता है, पानी भी खा रहा है, उत्पादन भी कम होता है। तो मेरा तो आपसे सहर्ष निवेदन है कि किसान की यहाँ के लोग बहुत मेहनती है और आपको बिल्कुल ये जुड़ेंगे तो आप इनको बीज के अंदर है, किसान की समस्या के बारे में है, वो भी अबार मीटिंग हुई जने भी अर्जुन लाल जी ने जयपुर में रखे जसवंत सागर जो बांध है, ठीक है ना, आप भी संस्था है, लिख के आप भी दे सकते हैं। हमारे किसान संघ वाले बैठे हैं, इन्होंने भी पूरी योजना बना के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को भी दिए हैं और अभी भी देंगे और एमएलए साहब को दिए। तो मेरा तो निवेदन आपसे ये है कि आप भी हमारा इसमें सहयोग करें कि जसवंत सागर अगर बांध भरा जाए तो टोटल ये जो आपके बिलावा तहसील है टोटल हरी भरी हो जाएगी और किसान को फायदा मिलेगा और सब खर्चा कम होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है। मैं समस्या के बारे में बताया मैंने, बाकी आपके संस्था के अंदर जो भी है एज ए सोसाइटी है, अच्छे काम करो और किसान को बेनिफिट दो। मैं खुद किसान वर्ग से हूँ, मेरा निवेदन आपसे यही है। ये क्या कि किसान की सोसाइटी आजकल इतने धोखे होते हैं, आप तो जानते हो कि जो किसान के अंदर सोसाइटी जो भी है पूरे राजस्थान के अंदर, तो ये सोसाइटी धोखाधड़ी भी बहुत करती है, आपने भी सुना होगा। और बुरा राम जी तो यहाँ के रहने वाले हैं, अभी वो बाप के अंदर के भी किसान का अनुदान है तो लोग पैसे उठा के खा गए, ठीक है नहीं। तो ऐसा धोखा किसान के साथ नहीं होना चाहिए, मेरा निवेदन आपसे। क्योंकि सोसाइटी एज ए डस्टबिन है, अब कई सोसाइटी बिलाड़ा में करोड़ों रुपया लेने की फ्री और सब किसानों का पैसा है, तो आप गरीब लोग आपने मजदूरी कर 2-3 लाख रुपया आज सोसाइटी नवजीवन 4-5 सोसाइटी आ रही है, तो किसान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसान को बूढ़ रिकाउट है कि खोटो तो खावे न खरो कमावे, ठीक है नहीं साहब। क्योंकि घरे भी है नहीं धान छोको तो बेची क्यों भाव छोका मिली और लाड़ो तो धान बचोड़े जो घर खाई, तो अकाउंट है। तो हमारा निवेदन आई जाएगा आप किसान भी हेल्प करो और किसान आप जुड़ेला और जैविक बिल्कुल चल रही है। मोदी जी को अमित शाह जो सहकारिता मंत्री है वे भी जो वैद्यनाथ कमेटी ने चलावे और अभी स्टेटमेंट है कि सोसाइटी पटनी चाहिए। और आप भी धन्यवाद, बहुत बहुत। अरे डॉक्टर साहब आइए। हाँ हाँ बस मुड़ा के बात है, जय आइए जल्दी हेलो सर, कम इधर बैठो डॉक्टर साहब। कंपनी एक ही नहीं जैविक सही है और यूरिया रासायनिक खाद दवाइयों की छिड़काव की तो आ कंपनी मेन चीज जैविक सही बिगड़ी जाओ तो उन्नति इसमें ये जब दवाइयां जैविक पैदा करो जीरा जीरा में जैविक सही है किनारू अपन दो राखना जैविक ज्यादा सरकारी आइस के भी ज्यादा आप जैविक उत्पादन करो। पहला प्रोत्साहन दियो सरकारी भाई के खाद में बांध दो दवाइयाँ कम दो आप गुणवत्ता पर इन सदस्य आरा संस्था है आई रजिस्ट्रेशन है अपन कोऑपरेटिव वाले कोऑपरेटिव तो शेयर 100 रुपया है इन हम 1000 रुपया है बात वार है इनका सर बाकी तो हम ज्यादा है बात आपने बताई थी। धन्यवाद। वो माइक तो अब हमारे बीच में पधारे डॉक्टर हर्षदयाल जी चौधरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से यहाँ पर आए हैं, उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर। अब मैं इनका माला और साफा पहनाकर स्वागत के लिए आगे बुलाना चाहूँगा श्री जगदीश जी बर्मा जो डॉक्टर हर्षदयाल चौधरी साहब का स्वागत करेंगे।
वार्ड पंच साहब सामने फोटो आगे मैं सरवण जी को जो वार्ड पंच है यहाँ के, मैं उनको आगे आमंत्रित करूंगा, तो उनके स्वागत करेंगे श्री रतन जी। 11-10 थोड़ा सरवण जी आगे आइए ना। थोड़ा इनिशियल प्रश्न जी सर। किसान संघ अध्यक्ष रतनलाल जी। तुलजाम आगे देखिए लक्ष्मण राम आगे हमारे एक और महानुभव बैठे हैं श्री लक्ष्मण राम जी, जो किसान संघ, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष है। तो उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बाबूजी पहलावत को। बाबूजी पहलावत, नेताजी। चारण साहब जी, जो माँ साहब है वो आगे पधारे एक बार। ये तो हमारे शेयर होल्डर है। प्रकाश जी, हाँ वही दे शुभम नाम माँ साहब आ गए ना। लक्ष्मण राम माँ साहब जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया था कि बीज के बारे में, तो मैं आपको भी बता देता हूँ लेटेस्ट। हमने जवार का बीज लिया था, तो उनकी हमने टेस्टिंग भी की थी। 10 बीज लिए थे हमने, जवार के 10 बीज लिए थे, और इन बीजों को हमने घर पे ट्राई किया था बुआई करके। तो 10 के 10 बीज उनका अंकुरण हुआ था, और उसके बाद हम इस एफपीओ में लेकर आए, लेकिन इस एफपीओ से कोई किसान इस बीज को नहीं खरीदा। और हाँ सर, बढ़िया गुणवत्ता वाला लेकर आए, फिर भी नहीं खरीदे। तो मैं अपना ज्यादा समय नहीं लेके अपने डॉक्टर साहब हर्ष दयाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो आपको खेती कैसे करे सब टेक्निक के बारे में बताएंगे। जीरा नहीं सौंफ, जीरा एंड सौंफ ना। आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज का जो ये कार्यक्रम जो रखा गया है वो आपका जीरा और सौंफ के बारे में रखा गया है कि कैसे आप जो है अच्छा बीजी मसालों का उत्पादन ले सकते हैं, इसका उत्पादन कैसे आप बढ़ा सकते हो, क्या क्या इनमें समस्याएं आती हैं, उनका क्या समाधान हो, तो उनके बारे में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आपका जो रखा गया है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको शायद बता दी गई होगी, क्योंकि मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे जीरे की। जीरे में हमारे यहाँ की संभावनाएं बहुत अच्छी है, चाहे आप सीड प्रोडक्शन ले लो या कॉमर्शियल प्रोडक्शन ले लो। आपका बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है नागौर, अच्छा खासा उसमें जो है जीरे का प्रोडक्शन होता है। तो अपने यहाँ का जो जलवायु है, मिट्टी है, पानी है, ये सौंफ और जीरे दोनों के लिए बहुत अच्छी है। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूं
तो पिछले ईयर से हमने कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए, क्योंकि कई अखबारों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नागौर का जीरा बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि बाड़मेर का जीरा बहुत अच्छा है। तो वो अच्छा कैसा है और कौन सा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हर बार हम पिछले साल से अलग अलग तहसील वाइज सैंपल कलेक्शन हमने किया है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ की वाकई में वहाँ के जीरे में जो खुशबू है, जो वेट है, वो अच्छा है कि नहीं है, उसका हम देख रहे हैं। सैंपल हमने आगे उनका भेज भी दिया है। अगर ऐसा है तो वाकई में एक पर्टिकुलर किसी एरिया का जो जीरा एक ब्रांड बन जाएगा कि हाँ ये मारवाड़ का जीरा है, या ये थार का जीरा है, या ये मरु जीरा के नाम से जीआई टैग के ऊपर भी इस पे बात चल रही है। जैसे अभी हमने कोशिश करी थी, अपनी मथानिया जो मिर्ची थी ना, उसको जीआई टैग फ्रांसिस कोई सरकार इसको लेना चाह रही है, तो उसको हम जीआई टैग दिलवा रहे हैं। तो ऐसे ही एक चीज यहाँ से निकल के आ रही है कि क्यों न मारवाड़ के जीरे को भी एक जीआई टैग मिले जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो, क्योंकि जब तक किसी के नाम पॉपुलर नहीं होगा तब तक उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। ऐसे तो बहुत सारे देश जीरा पैदा कर रहे हैं, सौंफ पैदा कर रहे हैं, लेकिन मार्केट किसी का नाम चलता है। जैसे अपने गांव में भी किसी का नाम चलता है, ये फलाना चौधरी साहब है साहब, तो एक नाम चलता है कि ये फलाने सेठ जी है साहब। तो ऐसे जीरे का नाम होना चाहिए अपना कि ये मारवाड़ का जीरा है। अब मारवाड़ में सब आ जाएंगे अपन, आपका बाड़मेर भी आ जाएगा, जैसलमेर भी आ जाएगा, नागौर भी आ जाएगा, और आपका पाली वाला बेल्ट भी आ जाएगा। तो इसके ऊपर अपना काम चल रहा है। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा जीरे के ऊपर कि जीरे में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या समस्याएं आ रही है किसान भाइयों को। सबसे पहला तो बुआई से अपन स्टार्ट करते हैं। मिट्टी और पानी में कोई दिक्कत नहीं है, अपना बहुत अच्छा मिट्टी है, बहुत अच्छा पानी है जीरे और सौंफ के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी किसी किसान भाई के उगने में दिक्कत आती हो या उसका प्रोडक्शन कम रहता है, तो वो अपना मिट्टी और पानी की जांच करवा ले। उससे उसको ये पता लगेगा कि क्या मेरी जमीन और पानी की ताकत क्या है, जो मैं फसल लेना जा रहा हूं क्या उसके अनुरूप उस मिट्टी की और उस पानी की मेल है या वो नहीं है, ये अपन को पता लगेगा जब आप जांच कराओगे। क्योंकि आप लोग जाते हो, कभी बीमार होते होंगे तो डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है कि आप अपने खून की जांच करवा के आओ, यही कहता है ना। तो ये धरती माँ है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, किसी की कमी तो नहीं है या किसी की अधिकता तो नहीं है, या ऐसा कोई चीजें अपन इसमें नहीं डाल रखी है जो इसकी जो है मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहा हो, तो उसकी जांच करवा लेना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कमी आएगी, क्योंकि बहुत अच्छी मिट्टी है अपने यहाँ की। उसके बाद में आता है कि बुआई कब करें जीरे की। ज्यादातर किसान भाई जो है अपना नवंबर का महीना इसके लिए बुआई के लिए उपयुक्त रहता है, और उसी के अंदर जो ज्यादातर बुआइयां करते हैं। हाँ, वो 1 नवंबर से लेकर के आपका 10-15 नवंबर तक चलता है। क्योंकि जीरे में एक दिक्कत है, वो नहीं है कि जैसे मूंग एक साथ बो दिया और उग गया, उसको पीछे पीछे पानी देना पड़ता है। तो पानी का मैनेजमेंट किसान के पास इतना तो है नहीं कि वो 20 बीघा में लगा दिया और एक दिन में ही पानी पिला देगा, तो इसीलिए लंबी सोविंग चलती है इसका। 1 नवंबर से स्टार्ट होके आपका 10-15 नवंबर तक चला जाता है। मैं बाड़मेर में भी नौकरी करके आया हूं, वहां तो 30 नवंबर तक भी किसान ले जाते हैं। पानी की अनुपलब्धता के हिसाब से आगे बढ़ जाता है सोविंग, वो नहीं चाहता है बढ़े, लेकिन बढ़ जाता है क्योंकि इतना पानी एक साथ उसके पास नहीं होता है। तो ये नवंबर का जो पहला और दूसरा सप्ताह है, ये इसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। वो मैं बात उस पे जाऊंगा, मैं एक एक करके वो सारे आपके एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है और उसका क्या समाधान हो सकता है। पिछले 2 साल में हमने ये चीजें देखी है कि हमारा टेम्परेचर यहाँ का है वो उस लेवल पे नहीं आ रहा, 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं आता, इसलिए हमें उगने में समस्या आ जाती है। तो वो उगने की समस्या का तो ये बात आपका सही है कि जब तक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आ जाता, लेकिन अमूमन
आ जाता है 10-15 नवंबर तक आपका, नवंबर फर्स्ट वीक में, यानी मान के चलो आप दीपावली के बाद ले लीजिए, गोवर्धन पूजा करने के बाद मान लीजिए आप, तो वो समय सुटेबल है अपनी बुआई के लिए। अब बीज की बात करें कि साहब बीज कौन सा लेके आए हम, सभी मार्केट में भी जाते हैं तो अलग अलग चीजें बताते हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी बताते हैं तो सरकारी बीज भी वो बताते हैं, कोई अवनी बताता होगा प्राइवेट में, कोई वेस्टर्न बताता होगा, गुजरात की बहुत सारी कंपनियां आकर के जो है यहाँ सीड बेचती है। हाँ, लेकिन GC4 कौन सा है, पहचान है आपको GC4 की कि GC4 जीरा कौन सा है? सिर्फ कह देने से ही GC4 नहीं हो जाता है कि ये GC4 है, क्योंकि आप देखिए कितना सीड प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत लिमिटेड सीड प्रोडक्शन हो रहा है, और अपन को डिमांड कितनी है, बहुत ज्यादा डिमांड की आवश्यकता है। क्या इतना सीड प्रोडक्शन हमारे राजस्थान में हो रहा है? नहीं हो रहा। इतना जीरा का सीड कहां से आ रहा है पैकिंग? वो जीरा वही है जो आपसे खरीदा गया है, सिर्फ गुजरात की अच्छी अच्छी मंडियों और इंडस्ट्री में जाकर के बढ़िया शानदार चमचमाती थैली में पैक करके और ग्रेडिंग करके आपको वापस दे दिया जाता है। जीरे का बीज आपको खरीदना ही नहीं है, न खरीदने की आवश्यकता है आपको। बिना मतलब का आप पर हेक्टेयर 5 से 6 हजार का सीड लाके डाल रहे हो, बिना मतलब का। अब कैसे नहीं खरीदना है और कौन सा जीरा हमको रखना है, वो थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये संबंधित है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। अच्छा बीज पहले आपको मिलना चाहिए, बाद की बातें और। तो सबसे पहले बात आती है सीड की, विश्वास पात्र बीज आपको मिलना चाहिए। अब वो मिलेगा कैसे? आपको कोई भी सरकारी संस्थान, अजमेर नजदीक पड़ता है तो सीड स्पाइसेस का बहुत बड़ा सेंटर है अपने पास में। जोधपुर आपके नजदीक आते हैं जाते हैं तो जोधपुर हमारी खुद की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीड प्रोडक्शन हम करते हैं। एक बार मात्र आप किसी अच्छी जगह से अपना बीज ले लो और उस बीज को आपको लगाना है, और फिर मैं जैसे जैसे आपको बताता हूं वैसे वैसे आप उसको प्योर कर लो। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जब अपन हार्वेस्टिंग की हम बात करेंगे नहीं, अब भाई अब जीरा काटना है, तब मैं बताऊंगा कि लास्ट में ऐसा क्या करें कि जो जीरा है वो अपना प्योर जीरा आप खुद बनाओ अपना। एक बार खरीद लो, उसके बाद बिल्कुल मार्केट से नहीं खरीदना, अपना जीरा अपन खुद बनाएंगे। सीड प्रोडक्शन जो होगा वो प्योर सीड उसको करेंगे अपन। तो पहले बात आता है बीज की, तो GC4 अमूमन सही है, जैसा कि आपने कहा 99% एरिया GC4 ही कवर हो रहा है। चाहे वो GC4 दो तो बढ़िया, न दो तो बढ़िया, लेकिन नाम GC4 ही है। 99% एरिया जो है वो GC4 ने ही कवर कर रखा है। लेकिन GC4 में भी कई समस्याएं आ रही है, उसका भी समाधान हमने ढूंढ लिया। हमारी यूनिवर्सिटी जीरे पे बहुत अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर रमेश है हमारे जीरे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको जल्द एक ऐसी वैरायटी हम देंगे। यहाँ के हमारे VC साहब थे डॉक्टर BR चौधरी जी, वो भी खूब काम किया उन्होंने, और हम बहुत जल्दी आपको ऐसी वैरायटी देने जा रहे हैं जीरे की जिसमें जो आपके जो गंभीर समस्या थी, जो ब्लाइट नाम से जानी जाती है, वो आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, खत्म है उसका। और अगर आपको ये चीजों का विश्वास नहीं होता है तो कभी जब ये ब्लाइट का आपको लगे कि हाँ ये अभी ब्लाइट पक्का आएगी, उस समय आप हमारी यूनिवर्सिटी का विजिट जरूर करो। उस समय हम बहुत सारी किस्में लगाए रखते हैं जीरे की, और आप देखो कि ये कौन सा प्लॉट जो है उसमें सबसे अच्छा जीरा आ रहा है, फिर हम बताएंगे कि ये वैरायटी कौन सी है। लेकिन वो जल्द आ जाएगी, नोटिफाइड हो गई है और वैरायटी मार्केट में बहुत जल्दी आ जाएगी आपके। तो ये जीरा है, अच्छी वैरायटी आपका सिलेक्शन कर लिया GC4। अब उसके बाद में आपको मिट्टी का और सीड का दोनों का उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरे में समस्या क्या आती है। मुझे 2 या 3 ऐसी समस्याएं आप बता दीजिए कि सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे जीरे की। तो एक तो विल्ट है,
और दूसरा ब्लाइट है, और कोई जीवड़े उड़े की होगी थोड़ी बहुत, कोई जो लग जाता है उसमें जीवड़ा वगैरह, वो विल्ट के ही सिम्टम्स है, वही है। 3 मेजर समस्याएं हैं जीरे में अगर आप जीरा प्रोडक्शन कर रहे हो। पहला जैसे कि सर ने बताया इधर से उकटा रोग, विल्ट। दूसरा है ब्लाइट, और तीसरा है जितने भी उस समय रस चूसने वाले कीड़े आते हैं वो। ये 3 समस्याएं जो है जीरे की है, और अगर इन तीनों समस्याओं का समाधान किसान का हो जाता है तो जीरे में कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे वो ऑर्गेनिक लो चाहे वो इनऑर्गेनिक लो। अब इन समस्याओं का समाधान, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका पहले ही कर लेना ठीक है, और वो आपको पता भी है। जैसे इन्होंने कहा विल्ट, तो विल्ट आपको पता है मेरे कौन से खेत में कौन सी जगह विल्ट आ रहा है, ये आपको पता है, क्योंकि ये रोग जमीन से संबंधित है। ये बीमारी फैलाने वाले जो जीव है वो जमीन में है, और जब तक जमीन में ही आप उनको नहीं मार देते तब तक उसका कोई समाधान बाद में होगा भी नहीं। आप आओगे बाद में कि साहब घेरे में जीरा जा रहा है, इसका समाधान बताइए, हम बता भी देंगे, दवाई भी लिख देंगे, दवाई डलवा भी देंगे, लेकिन वो जो फायदा होना चाहिए वहां नहीं होगा। इसलिए उसका समाधान आपको पहले करना है, बुआई से पहले। वो समाधान क्या है? अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा ट्राइकोडर्मा। ये रामबाण इलाज है इसका, ट्राइकोडर्मा। मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, और इसका परमानेंट इलाज करवाने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, परमानेंट इलाज होना चाहिए अपना, हम वही बात करेंगे। तो ये ट्राइकोडर्मा है, ये अपना काम में लेना है, और कितना काम में लेना और कब कब काम में लेना। जब आप जीरे की बुआई की तैयारी कर रहे हो और आपने ये देख लिया कि मैं 10 नवंबर को जीरे की बुआई करूंगा, तो 10 दिन पहले ही आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। वो तैयारियां क्या है? जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर का मतलब आपके बीघा में 6 बीघा जमीन। तो उस 6 बीघा जमीन के लिए आप लगभग 100 से 200 किलो अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद लीजिए, और उसको किसी छप्पर के नीचे, किसी चादर टिन शेड बना रखा है तो उसके नीचे, या वो भी नहीं है तो कोई पेड़ के नीचे इकट्ठा कर लो। उसके बाद एक फावड़ा लेके, जैसे अपने बजरी और सीमेंट मिलाते हैं ना, वैसे उसको कटान मारिए बारीक बारीक, पानी का छिड़काव करिए बारीक बारीक। पानी का छिड़काव इसलिए कराना है कि जो ट्राइकोडर्मा इसमें डालेंगे उसमें जीव है, अगर पानी का छिड़काव उसमें नहीं करेंगे तो गोबर की खाद गर्म होती है, वो उसको मार देगी। इसलिए पहले उसको ठंडा कर लो, हल्का हल्का पानी का छिड़काव देके। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर उसके अंदर लगभग 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा का पाउडर उसमें मिक्स कर दो। कितना? 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा का पाउडर उसमें मिक्स करो, और फिर वापस उसको जो है मिला दो। जैसे बजरी मिलाते हैं ना, वैसे उसको जो है आप बजरी और सीमेंट की तरह उसको मिक्स कर दो। फिर उसको अपने पास बोरियां खूब है, किसान आदमी है, बोरियों की कोई कमी नहीं है, बोरी की टाट, उसे ढको और फिर पानी का छिड़काव कर दो। 5-7 दिन तक उसको रखा रहने दो। ये रखा क्यों रहने दे रहे हैं? क्योंकि जो जीव हम उसमें डाले हैं उनकी संख्या हमको बढ़ानी है। 10 है तो 1000 करना है, 1000 है तो लाख करना है, ऐसे उनकी संख्या हमको बढ़ाएंगे। लगभग 8-10 दिन तक आप अगर उसको रखा रहते हो तो एक जो है हरे रंग की एक परत उसके ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। हरे रंग की परत बन गई, इसका मतलब जितनी संख्या हम चाहते हैं उनकी वो बन गई है। और जब आपका जीरा लग जाता है, उसके बाद में जो 2 पानी आप देते हो, पहला फड़का, दूसरा फड़का, नहीं होगा तो तीसरा फड़का, और फिर चौथा पानी। 2 डोज
चीज का देना है। पहला तो पहले पानी में पहला जो फड़का मार रहे हो ना उसी समय देना है। दूसरा जो ये फड़का बंद करने के बाद फिर पानी देते हैं अपन 1 महीने भर बाद में, उसके अंदर दे देना। ये 2 डोज इस चीज के उसके अंदर पहुंचा दो। ये हाँ वो मैं बताऊं देना कैसे। गोबर में मिला रखा है, जैसे जैसे आप पानी देते जा रहे हो वैसे वैसे आगे आगे उसको बिखेरते जाओ, पीछे पीछे पानी देते जाओ। कुछ किसान भाई यहाँ गलती कर जाते हैं, 10 बीघा खेत है, सुबह लगे सारे मिलके बिखेरे और पानी जा रहा है दूसरे और तीसरे दिन। आप तो वो तो जीव था, गर्मी से मर गया। तो जैसे जैसे पानी लग रहा है वैसे वैसे आगे आगे उसको बिखेरते जाओ बाल्टी में भर के। 2-3 साल अगर ये काम कर जाते हो तो 100% ये बीमारी खत्म। सर ये ट्राइकोडर्मा मिलेगा कहाँ? ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ मिल जाएगा आपका, हम दे देंगे। मैं बताऊँ आपको। आपका अगर ये एफपीओ नहीं है, एफपीओ ये अवेलेबल करा देगा। समझ में आ गया? अपने एफपीओ पे मिलता है ये, ठीक है। हाँ, और इसको कैसे उपचार करना है डॉक्टर साहब से समझ लो आप। वो मैं बताऊंगा, आप इसका सदुपयोग भी मैं बताऊंगा। आपने ये बना तो लिया, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करना है यह भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं 6 एफपीओ बनवा के आया हूं बाड़मेर में। कुछ तो ऐसे थे सिर्फ अपना काम लिया 3 से 5 साल का और बंद। कुछ ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो कैसे चलाना है इसको, वो भी आपको ट्रिक आनी चाहिए कि ये एक तरह की कंपनी है और ये आपकी ही कंपनी है। तो वो अपन बाद में बात करेंगे इस पे। अपन पहले जीरे की बात कर लेते हैं। तो जीरे में जो 1 हेक्टेयर में बीज की मात्रा होती है, वैसे हमारे रिसर्च के हिसाब से 6 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन पानी की गुणवत्ता और जमीन के हिसाब से, किसान के हिसाब से 8 किलो भी पहुंच जाती है, 10 किलो भी पहुंच जाती है, तो 12 किलो भी पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारे रिसर्च के हिसाब से मात्र 6 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। प्रति बीघा 1 किलो। वो मैं बता रहा हूँ, बताएंगे। पानी की क्वालिटी, आपका भारा पानी है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, खारापन है, तो जर्मिनेशन स्वाभाविक सी बात है कम आएगा, तो आप बढ़ाओगे। सीड रेट को बढ़ानी, बहुत खारा है और खारा पानी है इसलिए जर्मिनेशन कम हो रहा है। तो जो पानी की क्वालिटी वो डिपेंड करता है आपकी सीड रेट पे। आपका पानी अच्छा है, जरूरी नहीं है कि आपको 12 किलो बीज ही डाला जाए, आपका 6 किलो में भी काम होगा। पानी अच्छा होना चाहिए। 20 किलो पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब फिर तो गंभीर समस्या है। इसको कैसे सुनो 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 आपको फिर आपके सवाल जवाब दिए जाएंगे। एक बार सच्ची बात सुनिए, समझिए। मैं समझ गया आपकी बात। 20 किलो क्यों पहुंच गया? आपकी पानी की क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें भी कैसे सुधार करें उसकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं अपन। जीरे की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप समझ लो, फिर खुले में आपसे सवाल और जवाब करे जाएंगे। पहले प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को समझो। इसको बीज जो है, हमने मृदा उपचार तो कर दिया, लेकिन बीज का उपचार करना भी जरूरी है। मैं तो कहता हूं बीज को टीका लगाना जरूरी है। जैसे अपने टावर होते हैं छोटे छोटे, तो टीका लगवाते हो महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में लगाते हो ना, वैसे इसके भी टीके लगाना बहुत जरूरी है। बीज उपचार करवाना बहुत जरूरी है। और वो बीज उपचार कैसे करते हैं? FIR। FIR क्या है आप जानते हो? FIR क्या है? रिपोर्ट क्यों करवाते हैं? FIR क्यों करवाते हैं थाने में?
जब वो बदमाश हो जाता है कोई, हाँ भाई, कोई आदमी बदमाश होता है तो उसकी एफआईआर हम लिखाते हैं। जीरा भी बदमाशी मानो आप, तो कोई ना कोई बीमारी उसके अंदर है, तो ये एफआईआर तो लगानी है अपन को उसकी। और ये एफआईआर का मतलब क्या वो समझो, FIR 3 शब्द है इसके अंदर। एफ का मतलब होता है फंजीसाइड, यानी कवकनाशी दवा। सबसे पहले आप बीज का उपचार किससे करोगे? फंजीसाइड से। फंजीसाइड से, कवकनाशी दवा। और वो कवकनाशी दवा कौन सी है? चाहे इन्होंने कहा बाविस्टिन वो ले लो, कार्बेंडिजम है वो ले लो, थायराम है तो वो ले लो, कोई सी भी ले लो, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। कितना? जैविक जाना है तो फिर ट्राइकोडर्मा से उपचार करना पड़ेगा। नहीं, वो साथ ही चले दोनों चीजें बराबर। जिसको जैविक में पूछना है वो पूछ लेना, साहब आप जैविक में क्या डाले, मैं जैविक का बता दूंगा। कोई कहता है कि नहीं जैविक का तो थोड़ा प्रभाव लेट आएगा, हमको तो क्विक चाहिए, तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, तो फिर उसके लिए केमिकल बता देंगे, वह ये केमिकल आएगा। 2 ग्राम पर किलो बीज। उसके बाद में आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड दवा, यानी कीटनाशी दवा। कीटनाशी दवा में आप ले सकते हो इमिडाक्लोरोपिड, लगभग 1 से 2 ml प्रति किलो बीज। और उसके बाद में आता है आर का मतलब होता है कोई भी राइजोबियम कल्चर, जो राइजोबियम तो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कोई भी कल्चर पीएसबी काम में ले सकते हो, एजेटोबैक्टर काम में ले सकते हो। लास्ट की जो डोज होती है उसकी देते हैं, कोई जीव उसके ऊपर उपचारित करेंगे, तो इसमें सबसे अच्छा होता है पीएसबी। या स्यूडोमोनास काम में ले सकते हो, स्यूडोमोनास भी बहुत अच्छा काम करता है। यह लगभग जो है 10 ग्राम पर केजी सीड सफिशिएंट है। इन तीनों से एक बाय एक करके पहले आप बीज को उपचारित कर लो। और उपचार से पहले एक काम कर लो तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो कह रहे हैं ना हमारा 20 किलो बीज लग रहा है, आप उस बीज को बरसात के मीठे पानी में 12 घंटे के लिए भिगो दो पहले, और फिर उसकी बुआई करो। तो जो बीज उगने में आपको 10-10 दिन ले जाता है, 15-15 दिन ले जाता है, वो 5-7 दिन जल्दी उग जाएगा। तो हो सकता है आपका एक पानी भी बच जाए, और जो बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है बीज भी आपका कम लगे। तो ये काम करके आपको बीज की बुआई करना, और बीज की बुआई भी जो है लाइन सोइंग में करना है। अभी तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसान छिड़क के बोते हैं, यही कर रहे हैं, हम नहीं करते। हम सीड्रिल से बुआई करते हैं। कभी आके देखना, विजिट करना हमारा कृषि विश्वविद्यालय में प्लॉट्स का, हम सीड्रिल से बुआई करते हैं, लाइन सोइंग करते हैं, जिससे हमारे बीज की मात्रा कम लगती है। और उसके अंदर ननानी कस्सी करना, दूसरी चीजें करने में हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसमें वीड निकालने होते हैं। तो वीड निकालने के लिए हमारे पास इतनी लेबर नहीं है, हमने बना रखा है जुगाड़। और वो जुगाड़ क्या है? हलों का। हलों का ऐसे सेटअप कर रखा है हमने, जैसे 30 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 लाइन जा रही है ना, अब वो उनके बीच में चलेगा हल एक। ऐसा जुगाड़ हमने उनका कर रखा है। तो हम ट्रैक्टर से ही वीडिंग कर देते हैं, हल से। तो वो तो आप कर सकते हो। हमारे किसान भाई के पास जो खेत है वो सेटअप होता है, उसके अंदर छेद होल होते हैं, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। कोई बात नहीं है, दोहरा सिस्टम है तो वो उससे नहीं चलेगा। फिर वहां पर हमारा फव्वारा सिस्टम है, तो आपको फव्वारा सिस्टम पे आ जाओ। फिर फव्वारा सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ जमीन हार्ड है, हमारी जमीन हार्ड देखो हिसाब से हार्ड है जमीन, हरापन आ जाता नहीं हमारे से।
कभी करके देखा आपने फुहारे से? मैं ये पूछ रहा हूँ, फुहारे से सिंचाई करते हुए देखा है क्या जीरे में? उसकी कोई दिक्कत आई क्या? पूरा फैल हो गया, धोला हो गया, वो जम गया खार ऊपर, खार ऊपर। फिर वो टेक्नोलॉजी आपके काम नहीं करेगी, फिर तो आप बूंद बूंद सिंचाई पे जाना पड़ेगा। उसमें क्या दिक्कत आया? उसमें फ्लोराइड जाम हो जाता है ड्रिपर में, लेकिन वो तो खुलने लग गया आजकल, एसिड डालते हैं वो खोल देता है। लेकिन आपके यही चलेगा, फ्लड इरिगेशन ही आपके लिए सुटेबल है, फ्लड इरिगेशन ही सुटेबल है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्लड ही करिए। जैसी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आपका पानी आपके अनुकूल नहीं है, आपका मिट्टी आपके अनुकूल नहीं है, तो जो उसके अनुकूल, उसके हिसाब से जो काम हो रहा है वो करो, तो कोई बात नहीं, आप फ्लड इरिगेशन करो। पानी खराब है तभी तो मिट्टी खराब हो रही है, पानी अच्छा होता तो मिट्टी खराब क्यों होती है ना? पानी खराब है, उसी का बार बार वो खराब पानी आपकी जमीन को लग रहा है, और वो भी फ्लड इरिगेशन में लग रहा है, तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता घटेगी, धीरे धीरे घटेगी, एक साथ नहीं घटती है। 5, 10 साल, 20 साल, आप काफी समय से, ये बहुत इरिगेटेड एरिया जहां तक मुझे पता है, काफी सालों, यहाँ तो पहले सब्जियों का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था। हाँ, तो पानी का इस्तेमाल तो बहुत पुराना चल रहा है यहाँ पर। हाँ, लेकिन अब वाटर लेवल नीचे है, तो जितना वाटर लेवल नीचे जा रहा है, आपकी पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। तो कोई बात नहीं, आप फ्लड इरिगेशन दीजिए, तो आप सोविंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइन सोविंग करिए। और वो जो आजकल जो ट्रैक्टर के पीछे या बैलों के पीछे से क्या है, दोरे बढ़िया बना लेते हैं, उनसे बन सकता है, लाइन सोविंग हो सकती है, लाइन सोविंग में आपकी कोई दिक्कत वो हो सकती है, उसमें कोई, और इस मिट्टी में तो और अच्छी होएगी। हमारे तो बालू रेत है, कहीं पर भी गहरा जा सकता है, आपकी जमीन हार्ड है, आप जहां उसको कंट्रोल करना चाहते हो वहां कंट्रोल हो जाएगा। हमारी ये समस्या है, हमारा कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहीं डेप्थ में चला जाएगा, कभी हो जाएगा, लेकिन आपके कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप ये जो है लाइन सोइंग से आप जो है इसका कर सकते हो जीरे में। उसके बाद में जो है आपको जो है फर्टिलाइजर की मैं बात करूं कि कितना आप जो खाद और उर्वरक आपको जो है इस्तेमाल कर सकते हो, तो मुझे जरा बता सकता है कि कोई कि अभी क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप? डीएपी इस्तेमाल कर रहे हो, और एनपीके करो चाहे डीएपी करो, एक ही चीज है दोनों में। कितना डाल रहे हो? आप फिर कंट्रोल में ही डाल रहे हो, ज्यादा तो नहीं जा रहे आप, सही देखो। अब इसमें थोड़ा सा आप बदलाव कर सकते हो, डीएपी को रिप्लेस कर सकते हो आप, क्योंकि डीएपी से क्या जा रहा है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, इससे सस्ता सिंगल सुपर फास्फेट है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, सल्फर भी है और फास्फोरस भी है, सस्ता भी है, मिट्टी को भी ठीक करेगा। तो आप इसको रिप्लेस करो उससे। दूसरा, सल्फर की मात्रा है, तो जीरे में आपको पता है जीरे का यूज क्या है, या बता सकते हो मुझे? आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि जीरे का बस छाछ में डाल के पी लो, लस्सी या सब्जी छूक लो, बस इतना नहीं है। जीरा सारा अपना एक्सपोर्ट होता है, मैक्सिमम जीरा एक्सपोर्ट करते हैं। तुम जीरे सब्जी में छूक के तो कितना खा लोगे? हम कितना जीरा प्रोड्यूस कर रहे हैं? ज्यादातर जीरा एक्सपोर्ट हो रहा है अपना, बाहर जा रहा है दूसरे देशों में, और उन देशों में जाकर के इसे ऑयल निकलता है, और उस ऑयल से जो है बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है। तेल 5% तेल होता है इसके अंदर, और इसका जो भूसा होता है ना, उसमें भी 1 से 1.5% तेल होता है।
इसीलिए तो इसमें खुशबू आती है, यानी वो उड़ने वाला तेल है इसमें, इसलिए इसकी खुशबू आती है। तो इसमें तेल की मात्रा भी तो बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आप सरसों लगाते हो तो कहते हैं ना भाई सल्फर डालो, सल्फर क्या करता है? तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो आपके जो एसएसपी में तो सल्फर है ही, क्या दिक्कत आ रही है फिर आपको? तेल की मात्रा इसमें भी बढ़ेगी तो और ज्यादा खुशबू आएगी। जितना सल्फर की मात्रा आपके बढ़ रही है, आपका जो तेल की मात्रा बढ़ रही है, तो जीरे में स्वाभाविक सी बात है खुशबू और ज्यादा बढ़ेगी। और ज्यादातर जो जीरे को खरीदते हैं वो यूं करके यूं सूंघ के फिर लेते हैं कि हाँ बढ़िया खुशबू आ गई। तो वो खुशबू ही तो है मेन चीज इसकी। खरीदने वाला हमेशा सूंघ के लेता है इसको, तो वो तेल की मात्रा भी प्रॉपर बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए आपको सल्फर का यूज करो। दूसरा, हाँ वो वही जा रहा हूं, पानी की क्वालिटी थोड़ी बेकार है तो जिप्सम तो डालो ही डालो। नहीं, डीएपी तो आप सल्फर से एसएसपी से रिप्लेस करना है आपको। जिप्सम तो डालना ही डालना है, हर साल डालने की जरूरत नहीं है, बस हर 2-3 साल तो आपको डाल देना है। और लगभग 2 से 3 कट्टे 1 बीघा में तो खोल दो। बाकी बहुत ज्यादा जमीन खराब है तो इसकी और बढ़ा सकते हैं हम मात्रा को, लेकिन अमूमन कंटिन्यूस जो खेती हम कर रहे हैं उसमें आपको जो है लगभग 3 बैग तो है आपको उसमें पर बीघा के हिसाब से डालना ही डालना है। ये खाद और उर्वरक उसमें हो गया। मुझे जहां तक है, खाद तो कम से कम आप और के ही देते होंगे या वो भी छिड़क देते हो? छिटरल से ही डाल रहे हो ना डीएपी वगैरह, तो नहीं डाल रहे हो? मैं आपका बिलाड़ा क्षेत्र को तो अग्रणीय क्षेत्र मानता हूं। अग्रणीय का मतलब आप खेती में बहुत पहले उस खेती में थे, जो जिस खेती को लोग बहुत कम जानते थे, उस खेती में तब से हो आप लोग। तो ये तो आप वो बात कर गए जो बाड़मेर वाले करते थे कि साहब हम तो सीडर की शक्ल ही नहीं देखी, सीडर कैसी होती है। हम लोग तो आपसे ट्रैक्टर खरीद के ले जाते हैं, काफी समय से लेके जा रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब ट्रैक्टर का प्रचलन आपके काफी समय पहले से है, तो स्वाभाविक सी बात है कल्टी और सीडरल का प्रचलन भी था, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। खाद की बात कर रहा हूं मैं, आप सीडरल से डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो? नहीं डाल रहे हो, डालना स्टार्ट करो। डीएपी यूरिया जो भी डाल रहे हो आप सीडरल से डाल रहे हो ना, हाँ वो ठीक है, वैसे ही डालना है हमको। जीरा में इसमें भी हो, नहीं गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आज उसका जहाँ बीज गिरता है, नहीं बीज गिरता है उस जगह पे खाद गिरना चाहिए। अब सुन लो मेरी बात, आपका हो गया डिस्कस? कोई बात नहीं। ओ ताऊ सुन ला हमारी बात, सुन ले भाई, डटो थोड़ा 2 मिनट, क्या तसल्ली खाओ या मैं थोड़ा डील छोड़ देता हूँ, तो तुम्हारी जो है कथा स्टार्ट कर देते हो। थोड़ा सुनो, हमको सुनो, और नहीं सुनना है तो इजाजत दो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सुनो तो सही, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। यही एक चीज पूछा था कि क्या सीडरल से खाद और उर्वरक डाला जा रहा है, उसमें तो तुमने 10 मिनट की रामायण कथा कर दी। डालना है, नहीं डाल रहे हो तो डालना स्टार्ट करना है हमको, क्यों करना है वो सुनो। खाद और उर्वरक क्यों डाला जाता है? फसल को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। और पोषक तत्व कौन लेती है? पौधे की जड़ें लेती है। आपने अगर डालते हो सीडरल से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल रहे हो तो आप बिखेर के डाल रहे हो, तो आपका जो उर्वरक आपने डाला उसकी दाने की पोजीशन क्या है आप पता ही नहीं। हो सकता है ऊपर ही पड़ा हो सकता है बहुत गहरा चला गया हो सकता है बीच में पड़ा हो, तो पौधे की जड़ें नीचे जाती है। इसलिए कभी भी खाद और उर्वरक जब भी आप डालते हो, जो बीज आपका गिरा है उसके जस्ट नीचे आपका बीज वो होना चाहिए, ताकि वो जड़ें ऊपर नहीं आएगी, जड़ें नीचे जाएगी। और कई पोषक तत्व ऐसे हैं जो
ई मोबाइल होते हैं, घूमता नहीं है, जिसका दाना जहां फिक्स हो गया वो वही रहेगा। अगर उसको लेना है तो लियाओ। जैसे अपने सामने थाली में खाना रख दे तो खाना अपने मुंह में नहीं आएगा, हाथ से पकड़ के लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो पौधा, जो खाद और उर्वरक डाला गया है, पौधे की जड़ें उसको लेके आएगी। जैसे कि फास्फोरस, ये नाइट्रोजन घूमता रहता है, वो मोबाइल है, लेकिन आपका फास्फोरस और पोटास ये घूमते नहीं है। जहां आपका दाना गिर गया वो वही रहेगा। हाँ, जड़ उसके पास पहुंच गई तो उसको ले ले, नहीं तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। बेस्ट, डाला ना डाला बराबर। इसीलिए सीड्रिल से पहले आप उर्वरक को डालो 10-15 सेंटीमीटर की गहराई पे, फिर आप बीज की बुआई करो। जड़ें जैसे नीचे जाएगी वो अपने आप उसको ले लेगी। सदुपयोग आपके उर्वरक का तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम तो हमारे एरिया को पिछड़ा हुआ एरिया मानते हैं, तो भी हम तो सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं। हमारे यहाँ जीरे में भी बोना स्टार्ट करो आप। जीरे में भी खाद तो सीड्रिल से ही डालो, छिड़क के मत डालो। छिड़क के क्या डालना है वो सुन लो मेरी बात इसमें। हाँ? क्या कह रहे हो? और इतनी देर से क्यों सी मेरे कोई दूसरी कथा थोड़ी सुना, बता तो दिया ना। 3 बैग पर हेक्टेयर, आपका ध्यान ही नहीं था फिर इसका। पर बीघा डालना। मैं सारा बता दिया, खाद बता दिया, बीज बता दिया। लिख लो ये भाई साहब लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं ये डॉक्टर साहब। और इसका एक वो हमारा फोल्डर, इनको एक अब आओ ना कभी यूनिवर्सिटी, हमारा फोल्डर है जीरे का, जीरे और सौंफ की दोनों का एक हमने छोटा सा किताब बना रखा है, वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर आप उसमें आराम से पढ़ के उसका जो है, जो 2 स्प्रे हमारी रिकमेंडेशन के हैं। और उन स्प्रे में क्या होगा, पहला स्प्रे 30 से 35 दिन बाद में, और इसी का दूसरा स्प्रे, जो पहला स्प्रे मार रहे हो उसके लगभग 15 दिन बाद में सेकंड स्प्रे कर दो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई जीरे में स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आप कितने स्प्रे कर रहे हो? कोई लिमिट नहीं है ये तो वो चीज हो गई, ये तो वो चीज हो गई। अभी मैं फोन पे बात हो रही थी और कोई किसान मेरे से बात कर रहा था, मैंने उसको एक दवा बताई कि साहब आ तो 5,000 रुपए की है 20 बीघा, वो मरालो पड़ोसी तो 15,000 की ले रहा है, वो मुझको वाल लिया। फंजीसाइड भी दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड भी दे रहे हैं, कुछ ये कह रहे होंगे कि ये फाल की दवा है, वो भी दे रहे होंगे। आपका पूरा कट्टा भर के बेचते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, अगर आपके साथ भी ऐसा करने लग जाए तो क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाओ, कहो कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, वो तुम्हारे को दे दे बुखार की दवा, वो दे दे सिर दर्द की दवा, तो वो क्या काम करेगी मुझे बताइए? आप सिर्फ पेट दर्द की एक टेबलेट दे दो, वो ठीक हो जाएगा। वैसे ही फसल में जो समस्या है वो दवा उसमें अप्लाई कर दो, वो ठीक हो जाएगी। चाहे फिर साथ में चाहे कितनी दे दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो ठीक होने वाली चीज है वो उसी दवा से होगा। इसीलिए ज्यादा पैसा इन चीजों में खर्च नहीं करना, हमको कॉस्ट ऑफ लागत कम करना है। किसान की जब तक लागत कम नहीं होएगी उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी मुझे बताइए? आप लागत बढ़ाते जा रहे हो, इल्ड अपनी बढ़ नहीं रही और लागत बढ़ाते जा रहे हो। हमें लागत को कम करके उपज को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। हम रिसर्च कर भी देते हैं, सारी चीजों कर भी देते हैं, लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों को हम मनवा नहीं पाते कई चीजों में, क्योंकि हर किसान का एक अलग प्रकार का दिमाग होता है, कुछ मान लेते हैं कुछ नहीं मानते। इसीलिए दवाई का जितना कम इस्तेमाल कर रहे हो वो ज्यादा ठीक है, नहीं तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ वाली वो कैंसर क्लिनिक चलानी पड़ेगी हमको यहाँ से, पंजाब वाली। क्योंकि मैं जहाँ नौकरी करके आया था पहले, अनार का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जीरे का भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, इसबगोल का प्रोडक्शन है। अनार में 35 स्प्रे दवाइयों के मार जाते हो, और जिसको तुम बड़े चाव से खाते हो 35 इंसेक्टिसाइड के स्प्रे। जिस सेव को आप खाते हो उसकी 65 से 70 स्प्रे होके आती हो। इसको डॉक्टर कहता है ना, तुम्हें बुखार आ गई, एक एप्पल खा लेना, अनार खा लेना, वो तो जहर है टोटली। कितना दवा इस्तेमाल कर रहा है किसान।
और सब्जियों पे तो पूछो ही मत आप। साहब एक बात कहता हूँ मैं, मेरे गाँव आया है बेतफा से। हाँ जी 60 घर है, हाँ जिसमें 60 आदमियों का कैंसर हो गया है, 20 आदमियों के लगातार मौत की तरफ जा रहे हैं। ये हालत है। और जीरे के अंदर फॉस्फेट स्प्रे कर रहे हैं। वो यही कारण है। वो वही है। कोई भाई मुझे बताइए, आप तो बुजुर्ग आदमी हो, ये हार्ट अटैक, पैरालिसिस, लकवा मारना, कैंसर पहले गिने चुने लोगों की हुआ करती थी। अब तो हर घर में एक ही समस्या दिखने लग गई। तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में या हमारी खेती में ऐसी तो कोई चीज़ों का यूज हुआ है कि ये चीज़ें आने लगी है, और समय रहते इनका समाधान अगर नहीं हुआ तो हालत और गंभीर होने जा रही है। मुझे जहाँ तक लगता है, आप तो 70 क्रॉस कर लिए होंगे, हमारी जनरेशन 60 पार नहीं करेगी। हम तो नहीं जाएंगे 60 के बाद, 60 से पहले मरेंगे, क्योंकि खान पान हमारा ऐसा हो गया, बिल्कुल बेकार खान पान है। हर चीजें बाहर से ला रहे हैं, साग सब्जी, और उसमें केमिकल आप लोगों को बताइए, क्योंकि आप तो सब्जी पैदा करके देख लिए हो, कितना का आपने जहर डाला होगा उनमें, है ना। तो जहर तो बढ़ता ही जा रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। तो 2 स्प्रे जो हमारे रिकमेंडेशन में है, आप उनसे उन बीमारियों का समाधान हो जाएगा। आप करके तो देखो, जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको कोई विश्वास नहीं होगा, न आप ये कह सकते हैं दूसरे को कि आप ये करके देखो। पहल आपको करनी पड़ेगी, इसमें कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो हमारे रिसर्च जो हम कहते हैं, सरकार इतने पैसे लगा रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे खोल रखे हैं, वो मौज मस्ती के लिए तो नहीं खोल रखे, वो काम तो कर ही रहे हैं। उन काम को एक बार अपने खेत पे उतार के तो देखो। हाँ, अगर उसका काम नहीं, वो जो बता रहा है वो काम नहीं कर रहा है उसकी चीज, तो आप उसको कहो कि आप गलत हो, आपकी ये टेक्नोलॉजी गलत है, आपने सही काम नहीं किया, इससे ये मैनेजमेंट नहीं हुआ, आप उसको वापस सुधार करो। लेकिन आप उसमें करो तो सही। फिर उसके बाद में आपका बात आती है लास्ट में कटाई। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे कोई भी फसल ले लेना, चाहे सौंफ ले लेना या जीरा ले लेना। एक जो भ्रांति आपके अंदर जो फैलाई गई है, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड। जीरे का कोई हाइब्रिड सीड नहीं होता। जितने भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है उनमें हाइब्रिड आपकी जीरे में तो नहीं है, 100% सौंफ में नहीं है, शॉप में भी नहीं। ये जितनी भी वेराइटियां हैं ये सिलेक्शन वेराइटियां हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि ये हाइब्रिड है तो उसको वही लाल कर दो, क्योंकि हाइब्रिड है ही नहीं, बिना मतलब गुमराह कर रहे हैं। बीज आपको खुद को बनाना है। लास्ट समय जब आपकी जीरे की पकाई चल रही है, कटाई का स्टेज आ गया है, आप आराम से अपने खेत में घूमिए और घूम के ऐसे पेड़ों को चयनित करो जो कि अच्छे दिख रहे हो, जिसके दाने बड़े हो, जिसके दाने में चमक हो, और जो बिल्कुल गोलाकार हो। यूं पौधा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए कि एक टहनी इधर गई एक इधर गई। GC4 है, और जिस पौधे की शाखाएं बिखर रही है वो GC4 नहीं है। समझ लिया? उन पौधों को अपने खेत में देखो और उन पौधों की कटाई अलग करो। जितना हमको बीज चाहिए, 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, 15 किलो चाहिए, उतना उन पौधों का कलेक्शन करके आप अलग से उसका लाटा लो, अलग से उसको निकालो, सुखाओ, दवाई से उपचारित करके पैक करके बंद कर दो, वही बीज का इस्तेमाल अगले साल करो। सीधा 6,000 रुपए पर हेक्टेयर का आपका बचत हो रहा है सिर्फ बीज में। और अगर ये 2-3 साल तक कंटिन्यू करोगे ना, तो आपकी जैसी वैरायटी आपसे लेने आएंगे लोग कि साहब बिलाड़ा से बीज लेके आओ, वहां का बीज तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बीज आपने बनाया है। कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद वैरायटियां डेवलप कर दी। जैसे अमरूद के अंदर एक वैरायटी अभी चल रही है बर्फ खान, कोई खान साहब थे स्वाई बहादुरपुर के, उन्होंने इलाहाबाद सफेदा का बगीचा लगा रखा था अमरूद का, और उसमें से सबसे अच्छा पेड़ देख करके उसको वो बार बार लगाया।
5-10 साल लगाया तो उसका बहुत अच्छा उत्पादन उसको मिलने लगा, तो वो अपने नाम से वैरायटी निकाल दिया बर्फ का। तो आप भी निकाल सकते हो, वैरायटी खुद बना सकते हो आप अपनी। इसमें कोई क्रॉस तो करवाने ही नहीं है ना, पौधे का चयन करना है कि साहब ये अच्छा है, तो उस हिसाब से आप इसका जो है सीड रेट भी कम कर सकते हो, सीड की क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हो। और अगर आप अच्छा सीड प्रोडक्शन करते हो तो इस एफपीओ के माध्यम से वो सेल भी हो सकता है एज ए बीज के हिसाब से, न कि जीरे के हिसाब से। दूसरी बात एफपीओ के मैं आपको बता देता हूँ, सरकार ने 10,000 एफपीओ खोलने का संकल्प लिया था और खोला भी है, काफी खुल भी रहे। एफपीओ का मतलब होता है किसान की कंपनी, सीधी भाषा में, सीधा मैं बोलूं डायरेक्ट तो किसान की कंपनी। अब किसान की कंपनी सरकार ने तो खोल दी, सरकार ने पैसे भी दे दिए होंगे, आपने भी पैसे लगाए होंगे, लेकिन फायदा कैसे मिलेगा? सरकार तो आपको 5 साल के लिए सपोर्ट करेगी, उसके बाद हाथ पीछे खींच लेगी। तो क्या ये कंपनी 5 साल बाद बंद कर दोगे? बंद कर दोगे तो फिर खोलने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको चलाना है। इसका सदुपयोग कैसे लेना है आपको? आपको रसोई से लेकर के खेत तक की सामग्री का कारोबार आपके एफपीओ से होना है। एफपीओ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस एफपीओ के माध्यम से डायरेक्ट किसी भी कंपनी और फैक्ट्री से आप माल उठाइए, चाहे वो चीनी ले लो, चाहे तेल ले लो, चाहे बीज ले लो, चाहे कोई दवाइयां ले लो। सेल भी आप अपने प्रोडक्ट की एफपीओ के माध्यम से ही करो। कोई भी फसल आप पैदा कर रहे हो तो उस एफपीओ के माध्यम से ही उसको बेचो। बड़ी से बड़ी कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक तो अकेला किसान होगा, इसको खरीदने कोई नहीं आएगा, लेकिन जब 100 किसानों का माल एक जगह पड़ा है तो हर कोई आके खरीदने की कोशिश करेगा और अच्छा भाव मिलेगा। और वो क्या चाहता है उसके अनुरूप भी आप पैदा कर सकते हो कि मुझे ऐसी क्वालिटी चाहिए, तो वो क्वालिटी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उसका पैसा भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इसका सदुपयोग करो, ज्यादातर कारोबार आपका इससे होना है। ये तो होगी जीरे की बात। उसके बाद आता है सौंफ। सौंफ काफी अच्छा आपके हो रहा है, अच्छी अच्छी वेराइटियां भी आप बाहर से लाके लगाते हो, प्राइवेट फैक्ट्री की भी आप लगाते होंगे। आपके पास में अजमेर संस्थान है, 3 वेराइटियां उसने खुद डेवलप कर रखी है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 वेराइटियां इस इंस्टीट्यूट अजमेर ने ही बना रखी है सिर्फ सौंफ की। इसके अलावा और वेराइटियां, नई वेराइटियां उन्होंने 1-2 वेराइटी और निकाल रखी है। तो सौंफ का जो भविष्य है वो उज्जवल, तो काफी, क्योंकि ये स्पाइसेस क्रॉप है और स्पाइसेस क्रॉप के भाव अच्छे मिलते हैं लोगों को। उसके बाद सब्जियों के दाम अच्छे मिलते हैं। बाकी ये दूसरी जो क्रॉप है, मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा, उड़द, इनकी कोई खासी अच्छा इनकम नहीं आता क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बैठ पाता है किसान का। लेकिन मसाले फसलों में और सब्जियों में अच्छा और फलों में अच्छा खासा इनकम किसान कमा सकता है। तो सौंफ के बारे में बात कर रहा था। ये 3 वैरायटी आपकी यहाँ से डेवलप है, बीज दर इसकी ज्यादा कुछ है नहीं, हो सकता है आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन 10 से 12 किलो बीज एक हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। आप अगर छिड़क के बुआई करते हो, अगर आप इसकी पौध तैयार करके, नर्सरी तैयार करके फिर लगाते हो तो 2 से 3 किलो बीज सफिशिएंट है। पूरा सिरोही जो बेल्ट है आबू रोड का, वहाँ की सौंफ है। एक तो आपका जमीन का वाटर लेवल ऊपर आएगा, पानी बाहर जा नहीं रहा, खेत में है तो आपका खड्डा भरा हुआ है, कुंड आपका भरा हुआ है, तो उसका पानी का आप यूटिलाइज भी कर सकते हो। और वो पानी सौंफ के कहाँ जाएगा? इसी जमीन में जाना है। इसी जमीन में जाना है तो आपका जो
कुएं का या जो नलकूप है आपका, जो ट्यूबवेल है, उसकी पानी की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हो। और भविष्य को देखते हुए बारिश की अस्थिरता, कहीं जहां बारिश बहुत अच्छी होती थी वहां नहीं हो रही, जहां नहीं होती थी वहां बहुत अच्छी हो रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो पानी को तो बचाना पड़ेगा। तो पानी को तो आप स्टोर करो ही करो। सोप के अंदर कोई ज्यादा कोई खास बीमारियां इसमें आती नहीं है, थोड़ा बेल्ट वगैरह की कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो जो जीरे का सैम ट्रीटमेंट है वो सोप पे फॉलो, चिपा वगैरह बहुत होता है, कमोसिस आ जाता है। मैं समझ गया उसको। वो गमोसिस वाली जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए आपको जो है, जो फंजीसाइड है, कार्बेंडियम ले लो, मेटालेक्जिल का, मैनकोजेब प्लस मेटालेक्जिल का मिक्सर आता है वो ले लो। आजकल नए जो आए हैं जो जोल ग्रुप के हैं, प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इस बीमारी का समाधान हो जाएगा, कोई गंभीर समस्या नहीं है, बहुत इजी वे में इसका मैनेजमेंट हो जाता है। आगे भिलड़ा नगर क्षेत्र में लोगों के पास जमीन बहुत कम है, इसलिए वो डीगी बना नहीं सकते हैं। और ये भी ये यहाँ पर आ गया उसका एक ये पूरा तालाब कितने गया? तालाब 10 साल बाद है, नहीं, उसके छोटे तालाब नहीं आते, एक भी नहीं है, वो तो सरकारी जमीन पड़ी होगी। जैसे गौचर है उसमें एलिगेट वगैरह जो नाला आता नहीं पानी का, उसमें एलिगेट बनाए हुए हैं। उनका सिंचाई नहीं, वो तो सरकारी जमीन में है तो उसका पानी हम उपयोग नहीं ले सकते। नहीं, हमारे काफ़ी सरकारी जमीनों के अंदर भी जो है डैम बनाए हुए हैं और उसका उपयोग वहाँ के किसान करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पानी का उपयोग नहीं करें, उसका उपयोग कर सकते हो। थोड़ा मैनेजमेंट करके आपके सिस्टम को मैनेज करके उसका यूज किया जा सकता है। और इसके बारे में और कोई आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते प्लानो फिक्स। प्लानो फिक्स क्यों काम में लेते हैं? प्लानो फिक्स एक हार्मोन है जिसके अंदर Na, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड आता है। और ये आपके, अगर आपका प्रॉपर फ्लोरिंग ड्रॉप हो रहा है, नीचे फूल गिरते हैं, तो उस गिरने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल हम करवाते हैं। तो अगर आपके फ्लोरिंग में ड्रॉपिंग आ रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करो, बाकी की जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है। लंच करने पधारो और कुछ? ओ साहब, अरे लंच करने पधारो आप। और आपकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? अरे लंच की व्यवस्था करिए, लंच अरे ओ मूर्ति व्यवस्था व्यवस्था सर, ठीक है। हमार जो जवान है पानी क्या दिक्कत है इसमें? वो लाल कलर हो रही सर, पानी वजह हो रही सर। नहीं अरे पानी भरीने हमारा तो भरी आप मेरे नंबर लो और उसकी फोटो मेरे को भेजो, व्हाट्सएप में बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। लाल डब्बे हो गए, लाल डब्बे हो गए ना? हाँ। ब्लास्ट आ गया, ब्लास्ट आ गया। तो इसमें आप उस पर एक काम करो, मैनकोजेब का स्प्रे करवा दो उसके ऊपर। मैनकोजेब 1 ग्राम पर लीटर का स्प्रे करवा दो। सभी से निवेदन है, खाने की व्यवस्था की है। मैनकोजेब 1 ग्राम पर लीटर का सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि खाने का व्यवस्था की है तो आप इधर ही रुकिए, खाना आपके इधर आ जाएगा और खाना खा के फिर जाना। यही व्यवस्था की है किसानों के लिए यही व्यवस्था की है खाने के लिए, आप इधर ही बैठ रहिए। किसान लोग इधर आ जाइए वापस, आपके लिए व्यवस्था इधर ही की है, खाना आपके इधर आ रहा है। सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे किसान भाई इधर ही खाने का व्यवस्था की है इसी मंडप में, तो भोजन करके ही जाइए।
ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तभी बीमारी आएगी जी। उमस बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब आती है, तो वो सिर्फ खून जैसा पदार्थ निकलता है। ग्रुप फोटो ले सकते हैं कि आप ज़्यादा गोबर के साथ काम करेगा ये। किसान भाई को बोल रहा हूं कि एक ग्रुप फोटो के लिए सभी आ गए हैं, तो एक ग्रुप फोटो ले लेंगे ताकि भविष्य में अपन भी याद रहेगा यहाँ हमने प्रोग्राम किया है। को बढ़ानी है, खेत में उतनी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, उसको खाद की संख्या बढ़ाएगा, गोबर को खा के अपनी संख्या बढ़ाएगा, इसलिए गोबर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आता जाता हूँ आपको धन्यवाद। हमने निकाल के आए किसान भी, उनको भी धन्यवाद है। और कोई कभी बेसी हो तो बता देना भाई।